Your emergency? Hello? Fucking 911, what is your emergency? hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She's gonna breathe. I'm here. Like, oh my God. She's gonna die, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand. हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। आज की जो स्टोरी है वो ऐसे शख्स के बारे में है जो एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो सेक्स के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा कर देती है कि उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो आदमी इस बात पर इतना भयंकर गुस्से में आ जाता है कि वो सेक्स के बीच में ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो आपकी और आपकी बिल्कुल सोच से परे है। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2004 की। हमें आज की इस पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए क्यूबा नाम का एक देश है, वहां पर जाना पड़ेगा और इस आदमी का नाम था फिडेल लोपेज। लोपेज 2004 में अपना देश क्यूबा छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है और वो अपने पिता के पास रहने लगता है। उस टाइम पर उसकी उम्र करीब 14 से 15 साल की रही होगी। वो अमेरिका में आकर अपनी स्टडी करने लग जाता है और पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट करे, कि वो रोजगार आदमी हो जाए, मतलब कि उसे स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोई बढ़िया सी जॉब लग जाए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा जी सके। अब यहाँ पर जो लोपेज था वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। जो लोपेज ये आदमी था, इसकी बचपन से ही गाड़ियों में बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट था, जिसके चलते वो एक कार मैकेनिक के यहाँ पर कार मैकेनिक का काम सीखने लगता है। क्योंकि जो लोपेज है इसे सच में गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो गाड़ियों को अपने दिल से लगा कर रखता था और इस काम में वो मेहनती भी बहुत था क्योंकि वो उसका एक पसंदीदा काम था। तो जल्द ही वो ये इस मैकेनिक का काम सीख लेता है और बहुत अच्छा कमाने लगता है, यानी कि जो उसकी सैलरी थी, जो उसकी इनकम थी, वो बहुत अच्छी होने लगती है। जब उसका काम सेट हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद ही लोपेज यहाँ पर शादी कर लेता है, जिससे उसके 2 बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद जो लोपेज की पत्नी थी वो उसे छोड़कर चली जाती है और लोपेज यहाँ पर अपने दोनों बच्चों और अपनी माँ के साथ रहने लगता है। अब लोपेज की बीवी, उसकी पत्नी वो उसके साथ अब यहाँ पर क्यों नहीं रह रही थी और वो अभी कहाँ है, उसकी जानकारी मैं सोशल मीडिया पर इस कहानी की पूरी जांच कर चुका हूँ, पूरी स्टडी कर चुका हूँ, लेकिन कहीं पर भी जो इसकी पत्नी है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि जो लोपेज की पत्नी थी वो उसे क्यों छोड़कर चली गई, वो इसके साथ अब क्यों नहीं रहती और वो अभी इस टाइम पर कहाँ पर है। लोपेज की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए सॉरी, मैं लोपेज की पत्नी के बारे में आपको कोई भी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ही नहीं मिली। अब यहाँ पर बात आती है सन 2013 की। लोपेज का जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा था और वो एक ट्रक स्टॉप यानी कि ट्रक के नाके पर काम कर रहा था और उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो अपने 4 लोगों के परिवार का पालन पोषण जो था वो बहुत बढ़िया कर रहा था। ठीक ठाक भी नहीं कह सकते, वो बहुत बढ़िया कर रहा था क्योंकि उसकी किस्मत यहाँ पर खुल चुकी थी। उसका काम तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और वो अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा था। लोपेज के दोनों बच्चों को जो भी चाहिए होता लोपेज उन्हें फट से ला कर दिया करता था, लेकिन उसकी लाइफ में एक कमी थी, उसके पास अब कोई भी पार्टनर नहीं था। बहुत ही ज्यादा बिजी रहने के कारण, क्योंकि उसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा था, तो वो अपने काम में मगन रहता, उसे होश ही नहीं रहता था कि अभी कितना टाइम हुआ है, कि शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, उसे घर भी जाना है, क्योंकि उसके पास पूरा खूब काम था। तो इसीलिए उसकी अब लाइफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजी हो चुकी थी। इसीलिए उसने कभी सोचा ही नहीं, उसका कभी ध्यान ही नहीं गया कि वो अपनी लाइफ में एक और लड़की लेकर आए। अब यहाँ पर 2013 आ चुका था और लोपेज को यहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम यहाँ पर था मारिया। मारिया लोपेज को पहली बार एक क्लब में मिलती है जहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर पहली ही नजर में आकर्षित होने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर जो मारिया थी उसकी उम्र 31 की थी और जो यहाँ पर लोपेज था वो मारिया से 7 साल छोटा था, यानी कि उसकी उम्र, लोपेज की उम्र करीब 24 साल के आसपास की थी।
मारिया ने अपने आप को इतना ज्यादा मेंटेन कर रखा था कि लोपेज और मारिया को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई कह ही नहीं सकता था कि मारिया की उम्र लोपेज की उम्र से 7 साल बड़ी है और वो 31 साल की है। मारिया भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी, यहाँ पर लोपेज भी अकेलापन महसूस तो करता ही था। ये दोनों ही अब अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे थे। तो जब ये दोनों मिले और इन दोनों को एक दूसरे को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, इन्हें अब समझ आ चुका था कि जो मारिया है उसे भी पार्टनर चाहिए और लोपेज भी ये चीज समझ चुका था, मुझे भी एक पार्टनर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इन दोनों को ये चीज समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे। इसके अलावा मारिया जो थी वो मैरिड थी, जी हाँ वो शादीशुदा थी, वो अपने पति से अलग रह रही थी, इसीलिए उसे अपने पति की कमी कहीं ना कहीं तो खलती ही थी। धीरे धीरे यहाँ पर लोपेज और मारिया का मिलना जुलना बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि शायद जब किसी के अरेंज मैरिज होती है तब भी वो दोनों इतनी जल्दी करीब नहीं आते जितनी जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। ये दोनों कुछ ही वक्त में इतना ज्यादा करीब हो चुके थे कि लोपेज और मारिया एक साथ रहने के लिए वहां पर अमेरिका में घर ढूंढने लगे कि ये अपना एक घर लेंगे और दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। अमेरिका जैसे देश में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों बिना शादी किए लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं और इसीलिए ये दोनों अपने लिए मकान ढूंढने लगते हैं। जब इन्हें मकान नहीं मिला तब मारिया ने लोपेज को ये कहा कि मकान तो अभी नहीं मिल रहा है, जब भी मिलना होगा मिल जाएगा, मैं इसके बारे में सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक यहाँ पर जॉब मिल रही है प्रॉपर्टी डीलर की, क्या पता मुझे यहीं पर ही कोई ना कोई मकान पसंद आ जाए। तो मारिया को इस चीज का पहले भी एक्सपीरियंस था, तो मारिया यहाँ पर जॉब करने लगती है। यहाँ पर मारिया अब लोपेज के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। मारिया लोपेज के बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है और बहुत अच्छे से रहती है। लोपेज के माँ के साथ भी इसके संबंध यानी कि जो इनका रिलेशनशिप था, बातचीत करने का, रहना खाना पीना इकट्ठे, जो भी इनका सिस्टम था ये बहुत ही बढ़िया था। सब अब यहाँ पर सभी लोग खुश थे, इन्हें ऐसे लग रहा था कि इनका एक परिवार जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब यहाँ पर मारिया प्रॉपर्टी एजेंट की जॉब भी कर रही थी और जल्द ही इसे इस काम में तरक्की मिलने लगी थी, क्योंकि मारिया को इस काम का तो पहले से ही तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। प्रॉपर्टी में डील करते करते मारिया को एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि ये जो बिल्डिंग है तुम्हें इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स को सेल करना है। तो मारिया अपने काम में लग चुकी थी और उस बिल्डिंग के फ्लोर्स में से एक फ्लोर ऐसा भी था जो मारिया को बेहद ही ज्यादा पसंद आ चुका था। वो फ्लैट मारिया को इतना ज्यादा पसंद आया कि मारिया उसे लेने का फैसला भी कर लेती है। वो अपना ये इरादा लोपेज को जाकर बताती है और लोपेज भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मारिया ने वो फ्लैट खरीद लिया था या फिर वो रेंट पर रह रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मारिया उस फ्लैट में लोपेज के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और लोपेज के दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ पुराने घर में रह रहे थे और लोपेज और मारिया नए घर में एक साथ रह रहे थे। लोपेज डेली दोनों घरों में आया जाया करता था और दोनों घरों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा था। वो यानी कि वो अपने बच्चों की और माँ की ख्वाहिशों को तो पूरा कर ही रहा था, साथ में वो मारिया को भी पूरा टाइम दे रहा था और अपने काम पर भी लगातार जितना टाइम वो पहले बिताया करता था उतना टाइम वो अब भी बिता रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि लोपेज अपने घर में अलग मारिया के साथ शिफ्ट हो चुका है और उसका ध्यान अपने बच्चों के ऊपर से, अपनी माँ के ऊपर से हट चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इन दोनों को इस फ्लैट में शिफ्ट हुए 7 दिन हो चुके थे और एक छुट्टी वाले दिन मारिया और लोपेज शाम को बच्चों से मिलने उनके पुराने घर जाते हैं। पुराने घर जाते ही इनका परिवार यहाँ पर पूरा हो जाता है और ये फिर मजे से पार्टी करते हैं, खाना वाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं थी, सब कुछ हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बातें चल रही थी और एक बहुत ही अच्छा टाइम इनका स्पेंड हो रहा था। इन्हें इस चीज में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और यहाँ पर रात हो जाती है। तकरीबन 8 या 9 बजे के आसपास लोपेज और मारिया दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर से जब निकले रास्ते में वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में कुछ खाने का मन किया, तो वो दोनों एक कैफे में रुके और हल्का फुल्का ऑर्डर करते हैं और ऑफिशियली वहां पर बातचीत करते हैं कि कैसे इन्हें अपनी लाइफ में आगे सब मैनेज करना है।
दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खोए हुए थे कि उन्हें कभी भी अब किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही आपस में हंसी मजाक कर लिया करते थे। उनका टाइम सच में बहुत ही बढ़िया चल रहा था। जब वो वहां से कुछ खा पी कर कैफे से निकले, इन्होंने कुछ खाने पीने का सामान और पैक करवाया। साथ में उन्होंने वाइन शॉप से वाइन ली, शराब ली, और ताकि वो देर रात तक घर पर पहुंचे और अपने घर पे जाकर एक मस्त सी पार्टी प्लान करें और वो मस्त सी पार्टी करें। जी हाँ, दोनों ही काफी जवान थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करने लगे थे और इस तरह की जो देर रात की पार्टी थी वो अक्सर इनके बीच में चलती रहती थी। थोड़ी ही देर में ये दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही दोनों हर एक कपल की तरह पार्टी के लिए माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। मारिया जहां पर कमरे की साफ सफाई करने लग गई, वहीं लोपेज शराब से कॉकटेल बनाने में लग जाता है। क्योंकि वो अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए थे, उनके पास टेबल नहीं थी, तो लोपेज पुराने डब्बों के कार्टून को लेकर आता है और वहां पर बीच में 2 कार्टून जो गत्तों के कार्टून होते हैं उन्हें बीच में सजा देता है। दोनों गत्तों को खड़ा करके वो एक लंबे साइज में टेबल बनाता है और वो उन कॉकटेल्स के गिलास को उन गत्तों पे जो गत्तों की टेबल बनाई हुई थी उसके ऊपर रख देता है। और ये सब करने के बाद लोपेज वहां पर बैठकर मारिया का वेट कर रहा होता है। मारिया कमरे की जब साफ सफाई करके आई, उसने एक बढ़िया सा म्यूजिक चला दिया और यहाँ पर घर का माहौल बिल्कुल रोमांटिक माहौल बन चुका था। दोनों यहाँ पर बैठकर मजे से बातचीत करते हैं और कॉकटेल पीने लगते हैं। ये दोनों कॉकटेल की पूरी एक बोतल को खत्म कर देते हैं और पूरे नशे में ये दोनों धुत हो जाते हैं। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जो नशा था वो उनके प्यार पर अब और ज्यादा हावी होने लगता है। शराब के नशे में ये दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग होने लगते हैं और एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि शराब की नशे से ये दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रफ सेक्स करने लगते हैं। ये दोनों प्यार में एक दूसरे के प्रति इतने अग्रेसिव और आक्रामक हो जाते हैं कि लोपेज मारिया को उठाकर एक बड़ी अलमारी नुमा कमरे में लेकर जाता है। उस छोटे से कमरे में जो अलमारी के साइज का था, उस कमरे में ले जाकर ये दोनों एक दूसरे के जमा बिल्कुल कपड़े उतार देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अब यहाँ पर संबंध बनाने लगे थे। शराब का दोनों पर बहुत ही ज्यादा असर हो चुका था और यहाँ पर अब होश कम था और इन दोनों के बीच में जोश ज्यादा बना हुआ था। इसी नशे की हालत में कुछ पलों बाद मारिया कुछ ऐसा कर देती है कि वो लोपेज को यहाँ पर थोड़ा अजीब लगा। जब मारिया लोपेज के ऊपर थी इन दोनों के बीच में, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, तब मारिया इस दौरान अपनी एक्साइटमेंट में मारिया अपने पुराने पति का नाम ले देती है। सेक्स के बीच में मारिया के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर लोपेज एक बार तो बुरी तरह से चौंक जाता है और वो इस बात को एक बार तो नजरअंदाज कर देता है। पर मारिया यहाँ पर ज्यादा ही मदहोशी में थी और सेक्स करते हुए वो दोबारा अपने पति का एक बार और नाम ले देती है। और जब लोपेज ने दूसरी बार मारिया के पुराने पति का नाम मारिया के मुंह से सुना, तब लोपेज का यहाँ पर खून खोलने लगता है और वो अपने काबू में नहीं रहता। मारिया को लोपेज अपने एक ही झटके में पूरे काबू से मारिया को अपने ऊपर से हटाता है, धक्का देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर पक्का तो नहीं कहा जा सकता कि मारिया यहाँ पर कितने होश में थी और कितना बेहोश में थी, पर लोपेज के धक्का देने के बाद मारिया बिना कपड़ों के एक निवस्त्र हालत में नशे में बेहोश में पड़ी रहती है और इधर अपमान और गुस्से से पागल हो चुके लोपेज उस अलमारी नुमा कमरे से बाहर आता है और गुस्से में पागल होकर कमरे में तोड़फोड़ करने लग जाता है। मारिया के मुंह से उसके पुराने पति का नाम सुनकर लोपेज इतना ज्यादा आक्रोश में आ जाता है कि वो किसी चीज से दीवार में इतनी जोर से वार करता है कि दीवार में गड्ढा हो जाता है। वो घर में घूम घूम कर घर का पूरा फर्नीचर तोड़ देता है और फिर बालकनी के कांच का दरवाजा भी तोड़ देता है, जिससे पूरे घर में कांच ही कांच फैल चुका था। और उधर मारिया बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी।
शायद लोपेज ने जब उसे अपने ऊपर से झटका था तब वो बेहोश हो गई थी। तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर लोपेज को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिली और लोपेज मारिया के पास फिर से गया, पर वो यहाँ पर मारिया के पास खाली हाथ नहीं गया। वो मारिया के पास जब गया उसके हाथ में शराब की एक कांच की बोतल थी जो कि टूटी हुई थी। लोपेज मारिया को इतनी नफरत और हैवानियत से देखने लगता है और फिर निर्वस्त्र मारिया के गुप्तान अंगों में यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में टूटी हुई बोतल घोंप देता है। जी हाँ, कांच की टूटी हुई बोतल, वो भी एक छोटी सी बात के नाराजगी के चलते हुए। पता नहीं ये लोपेज का प्यार था या फिर उसकी कमजोर सहन शक्ति थी, पर देखा जाए ये उसकी कुंठित खुद की मानसिकता थी जिसके चलते हुए उसने ऐसा जुर्म किया। मारिया दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और लोपेज मारिया के पास अभी भी खड़ा हुआ था और उसके अंदर का अभी भी राक्षस शांत नहीं हुआ था। वो लोपेज वापस अपने कमरे में जाता है और जो बालों को सीधा करने का यानी कि हम हेयर स्ट्रेटनर भी बोलते हैं, जिसे बालों को सीधा किया जाता है, उसने प्राइवेट पार्ट्स में इस स्ट्रेटनर को भी डाल दिया था। मारिया जोर जोर से दर्द से यहाँ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो यहाँ पर लोपेज था वो राक्षसी में तब्दील हो चुका था और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मारिया की आवाज आस पड़ोस के अपार्टमेंट में भी गई, लोगों को सुनाई भी दिया कि यहाँ से किसी की आवाज आ रही है, लेकिन लोगों को यहाँ पर यह लगा कि अभी अभी यहाँ पर नए लोग शिफ्ट हुए हैं, शायद वो अपना सामान सेट कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये शोर शराबा आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इधर लोपेज की हैवानियत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ये बियर की टूटी हुई बोतल और हेयर स्ट्रेटनर घोंपने के बाद भी अब की बार लोपेज ने एक ऐसा घटिया काम किया, सच में आप सुनकर दहल उठेंगे। लोपेज ने मारिया के प्राइवेट पार्ट्स में अपना आधा हाथ डाल दिया, कोहनी तक हाथ डालकर उसके आंतड़ियां बाहर निकाल ली। जी हाँ, लोपेज ने इतनी घटिया हरकत यहाँ पर मारिया के साथ कर दी थी, वो भी छोटी सी गलती के चलते हुए। ये नहीं पता चला कि उस टाइम पर मारिया मर चुकी थी या बेहोश थी। लोपेज ये सब करने के बाद बाहर जाता है और एक सिगरेट फूंकता है। सिगरेट फूंकने के बाद लोपेज वापस दोबारा अपने फ्लैट में लौटता है और मारिया की सांसें चेक करता है। उसे कुछ देर बाद वो सोचने के बाद बाथरूम में लेकर जाता है, उसके ऊपर पानी के छींटे डालता है। मारिया के होश में ना आने पर वो समझ जाता है कि मारिया अब यहाँ पर मर चुकी है, उसके हाथ से एक मर्डर हो चुका है और अब मारिया के पास बैठ जाता है और खुद को बचाने का यहाँ पर प्लानिंग करने लगता है कि मैं अब खुद को कैसे बचाऊं। लोपेज का दिमाग पता नहीं क्या काम कर रहा था, वो क्या सोच रहा था, वो क्या दिखाना चाह रहा था। उस बेवकूफ ने पहले तो वो ये सारा कांड कर चुका था, उसके बाद उसने पुलिस वालों को थोड़ी देर बाद कॉल किया और कॉल करके कहा कि उसे पुलिस वालों को उसने झूठी कहानी बताई कि यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि जिससे मैं शादी करने वाला था, उसे यहाँ पर सांस नहीं आ रही है, उसे शायद कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेरे यहाँ पर फ्लैट पर आइए और इसे देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूं। उसने मदद की पुलिस से गुहार लगाई। जब पुलिस कुछ ही मिनटों में उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और घर के अंदर के जब पुलिस वालों ने हालात देखे तब वो समझ गई कि यहाँ पर माजरा तो कुछ और ही है। वो लोपेज की बकवास कहानी पर विश्वास नहीं करती और लोपेज को हिरासत में ले लिया जाता है और लोपेज को यहाँ पर टॉर्चर किया गया, उस पर दबाव बनाया गया। पुलिस के दबाव में आकर कुछ ही देर में लोपेज यहाँ पर टूट चुका था और सब सच कहानी लोपेज ने पुलिस वालों को बताई। Your emergency? Hello? 911, what is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She's gonna breathe. I'm here. Look at my girlfriend. She's gonna die, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand what's going on. Man, my girlfriend, she was slinky. Like, I don't know when she went to the bathroom. And when I went there, it was foreboding, honestly, like, I don't know, man, she's not breathing. I mean, like, she's gonna die, man. Come on, son. That's what I do right now, man. What is the address? I don't know. I just moved right here, man. I just moved right here. I don't know the address. Let's tell me the address on it so we can get her some mail. लोपेज ने जब सच्चाई कबूली तब पुलिस ने यहाँ पर केस को फाइल किया और उस पर मर्डर का केस चला।
लोपेज यहाँ पर नशे में की गई गलती, ये इस घटना को जब बता रहा था तो उसने कहा कि ये सब कुछ नशे में हुआ था, ये नशे के चलते एक गलती हुई है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मुझे हल्की सजा दी जाए, यानी कि मुझे छोटी मोटी सजा दी जाए कि उसे 2-4 साल की ऐसे वैसे सजा दी जाए, उसे ज्यादा लंबी और ज्यादा सख्त सजा ना दी जाए। पर कोर्ट उसकी एक भी दलील एक्सेप्ट नहीं करता और लोपेज को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और सजा यहाँ पर मुकर्रर हो जाती है। लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है, जो लोपेज की यहाँ पर माँ थी वो भी पता नहीं कैसी थिंकिंग की थी। उसके माँ भी लोपेज की ये गलती बता रही थी कि ये नशे में की गई गलती है, उसे कम सजा दी जाए, उसे छोड़ दिया जाए। पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा था। लोपेज की माँ यहाँ पर लोपेज को पूरा सपोर्ट कर रही थी, जो शायद आज के समाज की हालत दर्शाता है कि समाज में संवेदनशीलता बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और अपने बच्चों के प्यार में माता पिता इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अपराधी को प्यार नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, क्योंकि ये समाज यहीं पर खत्म नहीं होने वाला, ये आगे भी चलने वाला है। बहरहाल यहाँ पर जो लोपेज है वो अपने जुर्म की सजा काट रहा है और लोगों के लिए ये सबक बन चुका है कि नशा आपको क्या से क्या बना देता है, गुस्सा आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है। आज की ये थी फेडल लोपेज की स्टोरी और मारिया की स्टोरी। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि कानपुर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने वहां के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया, ये सच में काबिले तारीफ थी। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसा केस है जिसे सुनकर एक बच्चे को अडॉप्ट करना, उसे गोद लेने से पहले कोई सच में 100 बार सोचेगा। हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नाइट फाइल पॉडकास्ट करुण के साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो है उत्तम फैमिली केस। इस कहानी को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में, यहीं पर बर्रा 2 की EWS कॉलोनी में 4 लोगों का एक सफल परिवार रहा करता था। इसके मुखिया यानी कि जो इस फैमिली के हेड थे वो थे मुन्ना लाल उत्तम और माता राज देवी। इनके 2 बच्चे थे, लड़का विपिन उत्तम और लड़की कोमल उत्तम। आज की ये जो स्टोरी है ये 2022 की है, 4 जुलाई की रात या फिर हम इसे 5 जुलाई की सुबह भी कह सकते हैं। रात के करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास बेटी जो कोमल उत्तम थी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में अपनी माँ के साथ सोया करती थी। जब उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी तो वो उस आवाज को सुनकर उठी। जब उसने देखा कि मेरे रूम में माँ तो है ही नहीं, कोमल को लगा कि माँ शायद वॉशरूम गई होंगी, लेकिन वो आहट 2-3 लोगों के चलने की थी। इसके बाद कोमल उठकर अपने रूम से बाहर निकली। कोमल के रूम के साथ यहाँ पर एक रूम और था जो उसके पिता का था, वहां पर उसके पिता सोया करते थे। बेटी ने देखा कि 3 लोग चेहरे पर नकाब डालकर उस घर से यानी कि उनके घर से बाहर निकल रहे हैं। कोमल अपने पिता के रूम में आती है जहां पर उसने एक खौफनाक दृश्य देखा। सच में अगर वो चीज आप देख लेते, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती। जो चीज कोमल ने देखी थी अगर वो चीज आप देख लेते तो आप जब अपनी आंखें बंद करोगे आपको हमेशा वही चीज दिखाई देगी। कोमल एकदम बदहवास हो चुकी थी। वो तुरंत अपने घर में ऊपर गई, अपने भाई के कमरे में अपने भाई के पास गई, भाई को आवाज लगाई। ये घबराहट में अपने भाई से कहती है कि एक बार नीचे चलकर देखो, मम्मी पापा को पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया। थोड़ा आवाज देने के बाद भाई भी उठा, बहन के साथ वो अपने पिता के कमरे में गया। जब वो पिता के कमरे में एंटर हुआ उसने देखा कि कमरे की हालत यहाँ पर क्या हो चुकी है। ये यहाँ पर मैंने क्या देख लिया और ये सब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। कोमल और विपिन अपने पिता के कमरे में गए। उन्होंने जाकर ये देखा कि जो उसके माता और जो उसके पिता हैं उन दोनों का गला सर यानी कि धड़ से अलग कर दिया गया था। हर जगह सिर्फ खून ही खून के निशान थे। बहन ने बताया कि 3 लोग चेहरे पर नकाब डाले हुए, अभी मैंने उन्हें घर से बाहर निकलते हुए देखा है।
भाई बहन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये शोर अड़ोस पड़ोस के लोगों को सुनाई दिया, वहाँ पर तुरंत भीड़ इकट्ठा हो गई। वो तुरंत घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर की हालत देखकर किसी पड़ोसी ने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। कानपुर की जो बर्रा की पुलिस थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और आधी रात के यहाँ पर 2:30 से 3 बज चुके थे। भाई बहन माता पिता की हालत को देखकर रोने धोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। इनके अंदर एकदम गुस्सा उमड़ चुका था। भाई पुलिस को बताता है कि जो इसकी घटना है इसके पीछे शायद इसकी जो पत्नी है उसके भाई होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे परिवार को मारने की धमकी भी दी थी। 2017 में मेरी शादी हुई थी। इसके अनुसार शादी के अगले महीने यानी कि 1 महीने के बाद ही इन्हें पता चल चुका था कि जो विपिन की पत्नी है उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने पहले दिन से ही अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। हफ्ते भर में ही यहाँ पर इनके घर लड़की के घर वाले आए, वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद डाइवोर्स की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, जो कि कोर्ट में चल रही थी। लड़की वालों ने मुन्ना लाल उत्तम और जो उसका बेटा विपिन उत्तम, इन दोनों से 50 लाख रुपए की मांग की थी। साथ में उन्होंने 50 लाख रुपए ना देने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। इन्हीं सब चीजों के कारण ये कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी। विपिन ने पुलिस वालों को ये सारी चीजें बता दी। पुलिस वालों ने इनके सभी के नाम रिपोर्ट में लिखे और फतेहपुर में पूछताछ के लिए एक टीम भेज दी गई। पुलिस वाले विपिन से और भी पूछताछ कर रही थी। विपिन ने बताया कि कल शाम को बहन कोमल ने इन्हें अनार का जूस पिलाया था। ये जूस घर पर ही बनाती थी। जो मेरे पिता थे वो फल फ्रूट लाकर दे देते थे और जो भी जूस बनाना होता था वो कोमल ही बनाती थी और हमें सर्व करती थी। आज रात को भी 9:30 बजे के आसपास अनार का जूस कोमल ने सबको पिलाया था और इन्हें जूस का टेस्ट जो था वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जूस पीने का विपिन का मूड नहीं था, तो फिर भी मैंने 1 से 2 घुट पी और जूस को वहीं पर ही रख दिया। इसके बाद विपिन ने कहा कि मैं सोने के लिए चला गया। बेड पर लेटते ही मुझे एकदम पता नहीं क्या हुआ कि गहरी नींद आ गई। मैं वहाँ पर सो गया। जब बहन ने मुझे आवाज लगाई कि नीचे आओ देखो क्या हुआ है, तब मेरी नींद खुली। जो कोमल थी वो भी बेतहाशा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और पुलिस जब कोमल से पूछताछ कर रही थी तो ऐसे ही पूरी वारदात सुनी और पुलिस को कोमल ने बताया कि वो अपनी माँ के साथ सो रही थी। जो उसके पिता मुन्ना लाल थे वो अगले रूम में बिल्कुल साथ वाले रूम में सो रहे थे। रात को जब मुझे किसी चीज की आहट सुनाई दी तब मेरी नींद खुली और देखा कि कमरे में माँ तो है ही नहीं। मुझे लगा माँ वॉशरूम गई होंगी, तो मैं कमरे से बाहर गई और मैंने ये देखा कि 3 लोग जो हमारे घर से बाहर निकल रहे थे और इन 3 लोगों के चेहरे पर एक नकाब था, यानी कि कुछ मास्क सा डाल रखा था। कोमल की ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी उन 3 लोगों के बारे में। सभी लोग सो रहे थे, किसी ने भी उन तीनों को नहीं देखा था। कुछ पड़ोसियों के घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। जब पुलिस वालों को इन कैमरों के बारे में पता चला, उन्होंने यहाँ पर सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस जब पिछली रात की फुटेजेस को चेक कर रही थी तब पुलिस वालों को रात के 11-12 बजे के आसपास एक आदमी इस घर के अंदर घुसते हुए दिखाई दिया, जिसने अपने मुंह के ऊपर कपड़े से पूरा मुंह ढक रखा था। ये सीधा आया और बिना डोर नॉक किए घर के अंदर घुस गया, यानी कि जाहिर सी बात है पूरी रात इनका दरवाजा ओपन था। आते हुए ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और इसके हाथों में कुछ था भी नहीं। ये खाली हाथ फटाफट तेजी से आया और इस घर में एंटर कर गया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है, जब ये 1 से 2 बजे के बीच में इस घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इसके हाथ में कोई बैग है और उस टाइम पर ये बहुत जल्दी में घर से निकला था। पुलिस वालों को ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर चल क्या रहा है और 1.5 से 2 घंटे तक ये आदमी अंदर कर क्या रहा था। कोमल के अनुसार उसने 3 लोगों को अपने घर से निकलते हुए देखा था, लेकिन जो कैमरे में दिखाई दिया वो सिर्फ एक ही आदमी फुटेज में दिखाई दे रहा है। पुलिस आगे पीछे की सभी फुटेजेस को अब खंगालना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसे कोई भी 3 लोग दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे यहाँ पर टाइम बीत रहा था और नेक्स्ट डे यानी कि सुबह हो रही थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि भाई जो विपिन उत्तम है वो झूठ बोल रहा है या फिर ये जो बहन कोमल उत्तम है ये उन 3 लोगों के बारे में झूठ बोल रही है।
क्योंकि इनका जो घर है वो घर सिर्फ 47 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अगर कोई बदमाश, लुटेरा या फिर चोर इनके घर के अंदर घुसा, जब ये कांड रचा, तब दोनों बहन भाइयों को इस कांड के बारे में पता क्यों नहीं चला, आवाज सुनाई क्यों नहीं दी, और उसके जाते ही उसकी बहन उठकर क्यों सामने आई। ये तो अपनी माँ के साथ सोती थी। इस रात भी इसने कहा कि ये अपनी माँ के साथ सो रही थी, लेकिन माँ की जो बॉडी थी वो पिता के रूम में क्या कर रही थी, वो वहाँ कैसे पहुंची। पुलिस वालों का जो शक था ये इन दोनों भाई बहनों के ऊपर भी था। शायद पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये दोनों भी अब इस मर्डर केस में शामिल हैं। पुलिस वाले अब इन दोनों के फोन्स को कब्जे में ले लेती है और इनकी डिटेल्स को निकलवाना शुरू कर देती है। जब तक फोरेंसिक टीम भी इनके घर में आ चुकी थी। यहाँ पर अब फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया गया। कलेक्ट किए जाने के बाद जो इनकी बॉडीज थी माता पिता की, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भाई ने जो अनार का जूस छोड़ा था उसे भी लिया गया और पुलिस वालों की नजर कोमल के ऊपर गई। तब कोमल के ऊपर पुलिस वालों ने ये देखा कि जो कोमल के हाथ थे उन पर कुछ चोटों के निशान लगे हुए थे और ये ताजे चोटों के निशान थे, यानी कि कुछ घंटे पहले ही इसे ये चोटें लगी हुई होंगी। लेकिन भाई के हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे, एकदम ठीक थे, कोई चोट के निशान नहीं थे। भाई विपिन ने बताया कि जो कोमल है उसकी बहन, उसने पिछली रात को तो कोई और कपड़े पहन रखे थे और जब मुझे वो आधी रात को उठाने के लिए आई तब उसने कोई और कपड़े पहन रखे थे। इसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई। पूरे घर की तलाशी लिए जाने के बाद उन्हें कुछ कपड़े मिले जो बिल्कुल गीले थे, उन्हें सूखने के लिए टांगा गया था और वो सभी कपड़े कोमल के थे। अब फोरेंसिक टीम इन दोनों भाई बहनों पर बेंजीडीन टेस्ट करती है। बेंजीडीन टेस्ट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। बेंजीडीन टेस्ट ये होता है कि अगर उन कपड़ों के ऊपर कुछ भी ब्लड वगैरह कोई केमिकल गिरा हो तो वो सामने आ जाता है। अब इन कपड़ों का बेंजीडीन जब टेस्ट किया जा रहा था, उन धुले हुए कपड़ों पर जब टेस्ट किया गया वो कपड़े एकदम नीले पड़ गए। उन कपड़ों पर नीला रंग सा आ गया था, यानी कि इन कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे थे जो कि मिटाने की कोशिश की गई थी। बेंजीडीन टेस्ट यही होता है, अगर जहां जहां पर ब्लड होता है वो जगह नीली हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि इन कपड़ों पर ब्लड है भी कि नहीं। यानी कि जो कोमल के कपड़े थे उन कपड़ों पर भी बेंजीडीन टेस्ट जो किया गया था वो पॉजिटिव आ चुका था। बाद में सभी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दी गई। कोमल के फोन से ये पता चला कि ये दो लोगों से घंटों घंटों तक बात कर रही है। मर्डर वाले दिन भी कोमल ने 16 से 17 घंटे अपने फोन से किसी इंसान से बात की थी। एक को तो इसने मैसेज भी भेजा था, जब ये अपने मम्मी पापा और भाई को जूस पिला देगी और वो जब सोने के लिए चले जाएंगे तब ही तुम घर में आना, 8 बजे के बाद आना, क्योंकि इस समय तक उसका ये कहना था कि कॉलोनी में सन्नाटा सा छा जाता है, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। भाई विपिन उत्तम, इसकी जब कॉल डिटेल्स चेक की गई, इसकी कॉल डिटेल से कुछ भी खास इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं मिली। पुलिस का अब सारा शक जो भी था वो कोमल के ऊपर आ चुका था। इन्हें बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी थी। अब यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, उन्होंने कोमल से पूछताछ शुरू की, उससे कुछ सवाल पूछे। जब एक से बढ़कर एक सवाल कोमल से पूछे जा रहे थे, कोमल वहाँ पर टूट चुकी थी। कोमल ने जो माता पिता के मरने का दुख था वो पहले ही कोमल को हो रहा था और वो दुख एकदम चला गया। जो कोमल ने जुर्म किया था वो यहाँ पर कोमल स्वीकार कर चुकी थी। इसके जरिए जो बाकी जो लोग थे उनके जरिए कोमल की ये एक ऐसी घिनौनी कहानी सामने आई। सच में ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आप लोगों के दिल को भी दहला कर रख देगी। इस कहानी को अभी पूरा जरूर सुनिएगा, कहानी अभी आधी बाकी है। जो घर का मुखिया था मुन्ना लाल उत्तम, ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। इनकी पत्नी राज देवी ये हाउसवाइफ थी। बेटे विपिन के जन्म को यहाँ पर 5 साल हो चुके थे। माता पिता को यहाँ पर एक और बच्चे की कमी जो थी वो खल रही थी। उन्हें ख्वाहिश थी कि उनका एक बच्चा और होना चाहिए। एक बेटा इनके पास पहले से ही था, इन्हें अब एक लड़के की ख्वाहिश हो रही थी, उन्हें एक लड़की चाहिए थी।
अब इन्हें बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। ये लोग एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है, अब आप बताइए हम क्या करें। डॉक्टर ने इन दोनों को बताया कि राज देवी एक बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर पति पत्नी का दिल एकदम बैठ चुका था। इन्हें यहाँ पर अब बेटी की एक सख्त जरूरत थी, क्योंकि इन्हें एक जो कमी होती है किसी भी चीज की, अगर मान लो हमें कमी होती है तो हमें वो चाह होती है, एक लालसा सी होती है कि हमें जो भी कमी महसूस हो रही है उसे पूरा किया जा सके। वही इनके साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा इनके साथ हो भी नहीं सकता था। ये लोग एकदम दुखी रहने लगे। मुन्ना लाल उत्तम का यहाँ पर एक भाई भी था, जो इनके भाई और भाभी थी, इससे इनका दुख देखा नहीं गया था। इसने अपने भाई को जुबान दी थी कि अगर मुझे बेटी पैदा हुई तो मैं अपनी बेटी आपको सौंप दूंगा, आप हमेशा खुश रहिए। अब इत्तेफाक कहें या ऊपर वाले की कृपा, मुन्ना लाल के भाई के घर में एक बेटी पैदा हो जाती है। मुन्ना लाल और इनकी पत्नी बड़े ही अरमानों के साथ अपने भाई की बेटी को गोद ले लेते हैं। माता पिता सगी बेटी से भी बढ़कर इसे प्यार देने लगे, इसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने लगे। इसका नाम रखा कोमल। माता पिता ने कभी भी बेटी और बेटे में फर्क नहीं जताया था, दोनों को एकदम समान अधिकार दिया जाने लगा। हर इच्छा इन दोनों की टाइम पर ही पूरी कर दी जाती थी। समान रूप से इन दोनों को पढ़ाया लिखाया। माता पिता और चाचा चाची ने आपस में डिस्कस कर लिया था कि ये कभी भी कोमल को बात पता नहीं चलने देंगे कि ये जो मुन्ना लाल और राज देवी है ये इसके सगे माता पिता नहीं है, बल्कि ये इसके चाचा और चाची हैं। 2017 में विपिन उत्तम की यहाँ पर शादी कर दी जाती है और शादी के बाद सबको पता चलने लग जाता है कि जो इसकी पत्नी है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद लड़की वाले अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और डाइवोर्स को फाइल कर देते हैं। लड़की के भाइयों ने विपिन और मुन्ना लाल को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की धमकी दी और ये कहा अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। विपिन और इसके पिता ने सोचा 50 लाख रुपए देकर क्यों ना इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया जाए। मुन्ना लाल ने रिटायर होते होते करोड़ों रुपए की संपत्ति जो थी वो इसने इकट्ठा कर ली थी, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट, एक फैक्ट्री, एक दुकान, 4 बीघा जमीन इनके पास थी। ये लोग 50 लाख रुपए देने के लिए अब तैयार हो चुके थे। बेटी कोमल ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे हैं, एक बारी में ही 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। कोमल ग्रेजुएशन कर रही थी, घर पर सब कुछ नॉर्मल और सब बढ़िया चल रहा था, केवल सिर्फ वही चल रहा था जो कि भाई विपिन का डाइवोर्स। 2018 या 19 में कोमल अपनी बुआ या मौसी के घर पर जाती है, जहां पर कोई फंक्शन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और ढेर सारे लोग रिश्तेदार यहाँ पर आने थे। इसी में एक शख्स भी यहाँ पर आता है जिसका नाम था राहुल उत्तम। ये मुंबई में मिलिट्री इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस कर्मी था। देखा जाए तो राहुल और कोमल कजन ब्रदर सिस्टर थे। फंक्शन के दौरान इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने इंस्टाग्राम पर दोनों को स्क्रॉलिंग करके सर्च करके एक दूसरे को ढूंढ लिया और इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होने लगी। कुछ महीनों की बातों के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया और कॉल पर अब इनकी बातें लगातार कॉन्टिन्यूसली चल रही थी। 2021 में कोमल की एज 22 या 23 साल की हो गई थी। इसको कहीं से इस बात का पता चला कि ये अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है। इसके असली माता पिता इसके चाची और इसके चाचा हैं। माँ बाप ने इसे गोद लिया था। पता नहीं कहां से मैंने सर्च की, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि इसे ये बात कहां से पता चली। ये सच्चाई जानने के बाद इसके होश उड़ गए। इसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे इसी बात को लेकर कि ये मेरे सगे माता पिता नहीं हैं। और यही ख्याल इसके मन में बार बार आ रहे थे कि जो मेरे माता पिता है मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ। ये जितना भी सारा प्यार है वो मेरे भाई यानी कि विपिन के ऊपर, अपनी सगी औलाद के ऊपर लौटा रहे हैं। मेरे को ये बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आमतौर पर अगर इसके माता पिता इसे किसी काम के लिए टोक देते थे, रोक देते थे, तो इसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इसके मन में यही ख्याल आते थे कि ये सगी बेटी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके मन में जो गोद लेने वाली बात थी वो बैठ चुकी थी। राहुल और कोमल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी भी करना चाहते थे। राहुल अब इंडियन आर्मी में था, अच्छा काम करता था, अच्छी सैलरी वो ले रहा था। कोमल के माता पिता शादी के लिए मान सकते थे, लेकिन जब कोमल ने
अपने माता पिता को बताया राहुल के बारे में कि वो उससे शादी करना चाहती है। माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, वो साफ मना कर देते हैं कि वो लड़का हमें कुछ अजीब सा लगता है, वो लड़का हमें सही नहीं लगता, तो इसीलिए हम तेरी शादी उससे नहीं करेंगे। और कुछ बात तो ये भी थी, वो कजन ब्रदर सिस्टर भी, चाहे दूरी रिलेशनशिप से सही, कजन ब्रदर सिस्टर तो वो थे ही, कुछ ये भी वजह थी इन दोनों की शादी ना कर पाना। कोमल को लगा कि ये अडॉप्टेड है, इसीलिए मेरे माता पिता ने शादी से मना कर दिया। पैसे की कोई कमी भी नहीं है इनके पास। भाई को केस से छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए देने के लिए एक ही झटके में राजी हो गए और मुझे शादी करने से भी मना कर दिया। यही सारी बातें कोमल राहुल को बताती है। ये अडॉप्टेड है, इसीलिए वो शादी नहीं कराएंगे। राहुल यहाँ पर बोला कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे भी या नहीं, या फिर सारा कुछ भाई के पास ही चला जाएगा। अब राहुल को यहाँ पर ये लगने लगा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पर कोमल के दिमाग में ये घूमने लगा कि माता पिता उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं देंगे, और देंगे भी क्यों, क्योंकि वो अपने माता पिता की सगी औलाद नहीं है। अब कोमल यहाँ पर सोचने लगी कि ऐसा यहाँ पर मैं क्या करूं कि उसकी शादी राहुल से हो जाए और जो प्रॉपर्टी है उसके माता पिता की, वो सारी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए। कोमल ने ये सोच लिया था कि वो क्या करेगी। उसने राहुल को अपने मन की सारी बात बताई। राहुल मुंबई में ड्यूटी पर था, उसने कानपुर में रहने वाले अपने सगे भाई रोहित उत्तम को भी प्लान में शामिल कर लिया। राहुल ने व्हाट्सएप पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके रोहित को कोमल से मिलवाया था। कोमल के माता पिता के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। इसी लालच में दोनों भाई इस मर्डर केस में शामिल हो गए। कोमल और रोहित बैठकर प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे उन्हें क्या करना है। उनका प्लान था कि घर में सबको बेहोश करेंगे और खत्म कर देंगे। भाई को फांसी पर चढ़ाकर कत्ल का जो भी इल्जाम है वो इसके ऊपर लगा देंगे और कहेंगे कि माता पिता को मारकर भाई ने खुद को टांग लिया। इनका दूसरा प्लान ये भी था कि सबको पंखे पर लटका दिया जाएगा और यहाँ पर भी उन्हें यही कहेंगे कि इन्होंने एक दूसरे को मार लिया और इसका इल्जाम भाई के ससुराल वालों पर लगा देंगे, क्योंकि उनकी कानूनी लड़ाई के चलते घर वालों ने ऐसा कदम उठाया। इसको रियल दिखाने के लिए कोमल ने एक नोट भी तैयार कर लिया था जो मर्डर वाले दिन अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर भी करने वाली थी। ऐसे ही करते हुए कोमल ने अपने परिवार को खत्म करने के लिए कई सारे प्लान बनाए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा प्लान काम आएगा, अगर दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो गया तो तीसरा प्लान तो काम आ ही जाएगा। राहुल ने एक दवाई जो थी वो कोरियर के जरिए कोमल के घर भिजवाई थी, जो बेहोश करने वाली दवाई थी। 4 जुलाई की रात को कोमल ने अनार का जूस बनाया और सोने से कुछ मिनट पहले सबको उस जूस में दवाई मिलाकर, वो नींद की दवाई मिलाकर उन्हें जूस पिला दिया। मम्मी पापा जूस का पूरा गिलास पी गए और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। भाई को जूस का टेस्ट यहाँ पर पसंद नहीं आया। उसने 1-2 सिप उस जूस को पिया और गिलास को वहीं पर ही छोड़ दिया। उसके बाद वो भी सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी रात बीती, कोमल रोहित को बुलाती है। कोमल ने पहले से ही मर्डर के लिए औजार का इंतजाम कर लिया था। रात के 12 बजे तक रोहित घर पर आया। उसने घर पर आने से पहले कोमल ने दरवाजा भी खोल रखा था। रोहित अंदर गया। दोनों मिलकर दूसरे रूम में बेहोश पड़ी माँ को अपने पिता के पास लेकर आए। कोमल ने हथियार रोहित को दिया। रोहित सबसे पहले पिता के ऊपर वार कर देता है। उसने गले पर वार किया और जी हाँ, जो मैंने आपको पहले कहा था वो अलग अलग कर दिया था। खून के धारा देखकर रोहित को चक्कर आने लगे। उसने कभी पहले ऐसा नहीं किया था। जब वो कोमल की माँ के ऊपर वार कर रहा था तब वो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो कतरा रहा था। फिर कोमल ने रोहित का हाथ पकड़ा और माँ के ऊपर वो जो भी तेज धार वाली चीज थी वो चला दी और जी हाँ, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ पर माँ भी मर चुकी थी। अब ये फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। भाई कमरे में सो रहा था। कोमल को डाउट था कि भाई शायद बेहोश नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने ज्यादा जूस नहीं पिया था। बहन अपने भाई को थोड़ा सा आवाज देती है। भाई सो रहा था, दरवाजा लॉक्ड था। ये इसे तोड़ तो सकते थे लेकिन इन्होंने दरवाजे को तोड़ा नहीं क्योंकि पड़ोस की छत पर कई लोग सो रहे थे। अगर ये दरवाजा तोड़ते, ये शोर होता और शोर की वजह से वो लोग इनके घर में आ जाते।
ये दोनों अब ये सोच रहे थे कि विपिन को यहाँ पर कैसे खत्म किया जाए। सोचते सोचते इनके करीब 2 घंटे बीत चुके थे। यहाँ पर माता पिता की बॉडी जो थी वो नीचे कमरे में पड़ी हुई थी। इन्होंने भाई को यानी कि विपिन को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सोचा कि विपिन के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा देंगे और जेल भिजवा देंगे। कोमल ने पिता के फोन से अपने फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि ये और माता अपने बेटे से परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से वो लोग जीना नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ मैसेज अपने पिता के फोन से अपने फोन पर भेजकर कोमल रोहित को घर से भगा देती है। साथ में प्लास्टिक बैग में वो चॉपर हथियार जिससे माता पिता को मारा गया था वो भी भेज देती है। अब रोहित यहाँ से जा चुका था। कोमल के जो कपड़े थे उस पर खून के धब्बे आ जाते हैं, तो इसीलिए कोमल उन कपड़ों को बदलने लगती है। कपड़ों को इसने धोकर इसने कपड़ों को सूखने के लिए टांग दिया था। इसके बाद ये अपने भाई को आवाज लगाती है कि मैंने 3 लोगों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। ये कोमल झूठ बोल रही थी। शोर मचा, पड़ोसी आए, पुलिस आ गई। उसके बाद कोमल का यहाँ पर सारा भांडा फूट चुका था। 12 घंटों में ही पुलिस ने इस केस को चुटकियों में सुलझा लिया। भाई विपिन के ससुराल वालों का इस कत्ल में कोई भी रोल नहीं था। कोमल के जरिए रोहित भी पकड़ा जाता है और पुलिस की एक टीम को मुंबई भेजा गया राहुल को अरेस्ट करने के लिए। उसको भी अरेस्ट करके कानपुर में लाया गया। 24 घंटों तक दोनों भाइयों से पूछताछ चलती रही। जिस बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, पाला पोसा, उसकी जरूरतों को पूरा किया, वही बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हीं माँ बाप को मार डाला। ये न्यूज हर एक चैनल पर चलने लगी। ये न्यूज पूरे देश भर में फैल चुकी थी। आगे पता चला कि माता पिता ने एक लड़का भी सिलेक्ट किया था कोमल की शादी के लिए। 1 या 2 दिन के बाद लड़के वाले कोमल को यहाँ पर देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही कोमल ये सारा कांड रच चुकी थी। इसके बाद कोमल को महिलाओं वाले जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर भी जो सभी कैदी महिलाएं थी उन्हें भी कोमल की हकीकत पता चल चुकी थी। वो औरतें इसे लगातार ताने मारने लगी, जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया, तुम्हारी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, उनके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती थी। कहीं झगड़े ना हो जाएं, इसीलिए कोमल को पुलिस वालों ने एक अलग सेल में शिफ्ट कर दिया। दोनों भाइयों को राहुल उत्तम यानी कि और रोहित उत्तम जो थे, इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। यहाँ पर राहुल को ये पता चलता है कि इसके भाई का जो रोहित है उसका अफेयर कोमल के साथ था, वो भी इससे प्यार करती थी। ये सब जानने के बाद दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। फिर इन्हें भी अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कोमल का दोनों भाइयों से अफेयर चल रहा था, लेकिन इसकी जो भनक थी इन दोनों भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद लोग किसी बच्चे को अडॉप्ट करने से पहले पता नहीं कितनी बार सोचेंगे। सच में जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बच्चे की सच में बहुत चाह होती है। वो भी कहते हैं कि हमारा जो वंश है वो आगे बढ़े। अब जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते, देखो यार वो उनकी किस्मत है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें किस चीज की दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन फिर भी वो अपने वंश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उसे एक अच्छी जिंदगी, नई जिंदगी देते हैं। फिर भी अगर वो बच्चा उस परिवार के साथ ही ऐसा कर दे, उन्हें खत्म कर दे, तो आगे से कौन किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा। आज की जो स्टोरी होने वाली है सच में आप लोगों को एकदम दहला कर रख देगी। शायद आप लोगों ने आज की स्टोरी को सुन रखा हो, और जहां तक मैं जानता हूं मेरे चैनल पर जो लोग आज ये स्टोरी देखेंगे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने इस बंदे के बारे में, इस स्टोरी के बारे में नहीं सुन रखा होगा। अमेरिका में रहने वाले इस आदमी ने ऐसे ऐसे कांड किए जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। यहाँ तक कि पुलिस भी इसके बारे में कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? क्या इसने जो भी कांड किए थे, इसने उन कांड में एक भी सबूत नहीं छोड़ा जिससे पुलिस इस तक पहुंच नहीं पाई, या फिर पुलिस वाले खुद ही इसे बचाना चाह रहे थे? अमेरिका का ये एक ऐसा शख्स है जिसने 33 लोगों को मार कर दफना दिया, और पुलिस भी इसका लंबे टाइम तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ऐसा क्यों? और इसने उन लोगों को क्यों मारा? और जिन लोगों को इसने मारा था उन लोगों के फैमिली वाले कहाँ थे? उन्होंने भी आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। उन लोगों ने अपने बच्चों को ढूंढ
ढूंढना तक भी जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? सच में आज की ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा शायद लंबी भी हो सकती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें सबसे जरूरी बात, इस स्टोरी में कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, आप शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस स्टोरी को बहुत ही डीपली और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और हाँ, जब आप इस स्टोरी को पूरा सुन लेंगे आप तभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में और क्या क्या हो सकता था, और मुझसे अगर इसके बारे में कुछ छूट गया हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट में पिक मी जरूर लिखेगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। ये जो आज की स्टोरी है ये है जॉन वेन गेसी के बारे में। ये जॉन वेन गेसी कौन था अभी आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर था कौन और इसने क्या क्या कांड रचे थे। जॉन वेन गेसी ये अमेरिका का एक नागरिक था। इस अमेरिकन नागरिक ने एक दिन पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। पूरा अमेरिका क्या, जिन भी देश के लोगों ने इस बंदे के बारे में सुना, इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, सच में वो भी दंग रह गए। और जब अमेरिका के लोगों को ये पता चला कि ये एक ऐसा इंसान जो लोगों के बीच में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसने अभी तक लगभग 33 लोगों का मर्डर कर दिया है, जिनमें से कुछ लड़के थे और कुछ आदमी। और ये सच में अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है। आज तक मैंने आप लोगों को जितनी भी स्टोरी सुनाई है वो लगभग लड़कियों के ऊपर है कि इस लड़की का मर्डर कर दिया, इस औरत का मर्डर कर दिया, इसके साथ रिलेशनशिप में था। नहीं, ये स्टोरी आज बिल्कुल ही अलग होने वाली है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी, ये जॉन वेन गेसी कैसे 33 लोगों का मर्डर करके इतनी आसानी से लोगों के बीच में आसानी से रह सकता है। जिन लोगों का कत्ल हुआ, क्या उनकी कोई फैमिली नहीं थी या उनकी फैमिली ने कभी उन्हें ढूंढने तक की कोशिश नहीं की? आखिर क्यों जॉन वेन गेसी ने 33 लोगों का मर्डर किया? और अगर मर्डर किया भी तो सिर्फ आदमियों का, तो यानी कि सिर्फ मर्दों का ही क्यों? क्या जॉन वेन गेसी ऐसे ही लोगों को मारता फिर रहा था या इसके पीछे भी कोई रीजन था? आज तक ये भी कहा जाता है कि ये जो जॉन वेन गेसी है ये अमेरिका की जो क्राइम की लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर था। इसके जैसा आज तक कोई भी नहीं बना। क्या सच में? तो अगर ऐसा है तो जेफरी डेमर कौन था? इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसकी स्टोरीज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत से लोगों ने इसकी स्टोरी भी सुनी है। अगर आप चाहते हैं मैं जेफरी डेमर की स्टोरी कवर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने जेफरी डेमर की जब स्टोरी सुनी थी तो इसका खुलासा करने के लिए इसके बचपन के बारे में समझना बहुत जरूरी था। वैसे ही ये जॉन वेन गेसी के बारे में भी है, इसका बचपन भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका बचपन कैसे गुजरा, इसके बचपन में क्या क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉन वेन गेसी आखिर पकड़ा कैसे गया। इलिनॉय यूएसए, दिसंबर 1978। जॉन गेसी एक फार्मेसी स्टोर में आता है जिसका नाम निशान फार्मेसी है, और यहाँ पर जॉन अपने किसी काम के सिलसिले में आया है। एक्चुअली जो यहाँ का ओनर है वो अपने स्टोर की रिमॉडलिंग करना चाहता था। जॉन गेसी की अपनी एक जाने मानी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और इस शहर में इसका काफी ज्यादा जाना माना एक नाम भी है। और अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन वेन गेसी इसी स्टोर पर आया था, और इसी स्टोर पर एक लड़का भी काम करता था जो सिर्फ अभी 15 सालों का था, जिसका नाम था रॉबर्ट पीच। रॉबर्ट सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता का कहना मानता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। और ऐसे ही जब जॉन वेन गेसी इस स्टोर पर आया और जॉन वेन गेसी और उस लड़के के बीच में आपस में बातचीत होने लगी, जहां पर जॉन रॉबर्ट को यह बताता है कि उसकी फर्म नए नए यंग लड़कों को हायर कर रही है, जहां पर वो उन लड़कों को पर घंटे के $5 के हिसाब से पे करती है। और अगर मार्केट में हम घुसेंगे ये देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर था, क्योंकि रॉबर्ट जितना इस फार्मेसी में वर्क करके अर्न कर रहा था वो
वो बिल्कुल उसका डबल था। और रॉबर्ट से वो सारी ये बातें करने के बाद जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद शाम हो जाती है और यहाँ पर रॉबर्ट की माँ इस फार्मेसी पर आती है क्योंकि वो रॉबर्ट को इस फार्मेसी पर लेने के लिए आई थी, क्योंकि आज उसकी माँ का जन्मदिन था। माँ ये चाहती थी कि रॉबर्ट मेरे साथ घर चले, घर चलकर वो पूरी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। अब यहाँ पर लगभग रात के 9 बजने वाले थे। रॉबर्ट अपनी माँ को यहाँ पर वेट करने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर आया था जो मुझे जॉब पर रखना चाहता है और बस इसी वजह से मुझे बाहर जाना होगा। आप बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। और अपनी माँ को रॉबर्ट ये बताता है तो उसके बाद वो ठीक 9 बजे उस फार्मेसी से निकल जाता है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि रॉबर्ट जो अपनी माँ से मिला था वो उसका आखिरी बार मिलना था। इसके बाद रॉबर्ट कभी वापस आएगा ही नहीं। माँ बेचारी रॉबर्ट का इंतजार करती रह गई और वो इंतजार चिंता में बदल गई और कब चिंता से वो इंतजार डर में बदल चुका था, जो कि अभी बहुत लेट हो चुका था। रॉबर्ट वापस नहीं आया था। रॉबर्ट की माँ के साथ साथ रॉबर्ट का पूरा परिवार भी अब टेंशन में आ चुका था। और इसके बाद वो डेंस प्लेन्स की पुलिस स्टेशन में जाकर वो रॉबर्ट की मिसिंग कंप्लेन फाइल कर देते हैं। 12 दिसंबर 1978 पुलिस भी रॉबर्ट की मिसिंग कंप्लेंट पर अपना काम करना शुरू कर देती है और इस केस को सुलझाने के लिए ल्यूटेनेंट कोजन जेफ सामने आते हैं। ये जो ल्यूटेनेंट जोसेफ थे उनका लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ा करता था। ल्यूटेनेंट जोसेफ ने रॉबर्ट की माँ से बात करी। अक्सर बच्चे घर से भाग जाया करते हैं, लेकिन रॉबर्ट का केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी लड़का था। तो इसका ये कहना है कि रॉबर्ट अपने घर से कहीं भाग गया है तो ये कहना सच में बहुत ही ज्यादा गलत होगा। पुलिस ने अपना काम करना तो शुरू कर ही दिया था। पुलिस सही समय पर सही कदम उठाने शुरू कर चुकी थी। उन्होंने रॉबर्ट को सबसे पहले ढूंढने के लिए वो उसी फार्मेसी में गए जहां पर रॉबर्ट काम किया करता था और वहां जाकर वहां के ओनर से पुलिस वालों को यह पता चला कि सबसे लास्ट में रॉबर्ट को देखा था तो वो जॉन वेन गेसी के साथ बात करते हुए देखा था। जैसा कि रॉबर्ट की माँ ने पुलिस वालों को यह बताया ही था कि रॉबर्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए गया है, तो ये पूरी संभावना बनती है कि रॉबर्ट शायद उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास ही गया हो। इसके बाद पुलिस वालों ने सीधा जॉन वेन गेसी के बैकग्राउंड के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और जैसे ही पुलिस वालों ने जॉन वेन गेसी के इतिहास के पन्नों को खोलना शुरू किया वैसे ही उसकी काली करतूतें सामने आनी शुरू हो चुकी थी। जॉन वेन गेसी पर क्रिमिनल चार्जेस थे। उस बंदे पर बैटरी चार्ज का भी केस लगाया गया था और बैटरी चार्ज का ये जो इल्जाम है, जो केस है, ये तब लगता है जब वो आदमी किसी इंसान को जान से तो नहीं मारता बट हाँ वो बहुत ही गहरी उसको यातना यानी कि चोट पहुंचाता है, जिसका मतलब ये है कि उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और गेसी पर यह केस इसीलिए लगाया गया था क्योंकि उसने शिकागो में एक 15 साल के लड़के को बहला फुसलाकर दारू पिलाई। उसके बाद उसके हाथों को हथकड़ी से बांध दिया गया। हथकड़ी से बांधने के बाद उसे चाकू की नोक पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। अब पुलिस के पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लू था, बहुत बड़ी वजह थी जॉन वेन गेसी को पकड़ने के लिए। वो तुरंत गेसी के घर जाते हैं और वहां जाकर वो लोग उसे जॉन वेन गेसी से रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं। गेसी उनसे कहता है कि हाँ मैं फार्मेसी तो गया था और मैंने वहां पर 2 लड़के भी देखे थे, लेकिन मैंने उन दोनों लड़कों में से किसी भी लड़के को जॉब ऑफर नहीं करी। पुलिस वाले गेसी से ये कहते हैं कि वो उनके साथ पुलिस स्टेशन चले, जिसके जवाब में गेसी ने कहा कि अभी तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता क्योंकि उसके आज अंकल जी मर चुके हैं, लेकिन वो शाम को जरूर पुलिस स्टेशन में आ जाएगा। तब पुलिस वालों ने गेसी से कहा क्या सर आप बता सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में कब आएंगे? और इस बात पर गेसी पुलिस वालों पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि यहाँ मेरे अंकल मर गए हैं और आप लोग मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। गेसी पुलिस वालों से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा रूड हो, तुम लोग किसी मरे इंसान की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद पुलिस वाले भी जॉन वेन गेसी को परेशान नहीं करते और वो वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और सुबह 3:20 पर जॉन वेन गेसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। आप खुद सोचिए
आधी रात के टाइम पर जॉन वेन गैसी पुलिस स्टेशन में पहुंचा। और आप लोगों को अब ये लग रहा होगा बस ये स्टोरी तो एंड खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार जब आधी रात को जॉन वेन गैसी पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो जॉन वेन गैसी बहुत ही ज्यादा मिट्टी में सना हुआ था। पुलिस वालों ने गैसी से पूछा कि सर ये क्या है, तो गैसी ने कहा कि रास्ते में आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने गैसी से सवाल करने शुरू किए, जिसके जवाब में गैसी उनसे कहता है कि सर मैं किसी भी रॉबर्ट को नहीं जानता और ना ही मेरी किसी रॉबर्ट से बात हुई है। इसके बाद पुलिस वाले गैसी से ये कहते हैं कि तुम उस फार्मेसी में क्यों गए थे। जॉन वेन गैसी ने कहा कि मैं उस फार्मेसी पर इसीलिए गया था क्योंकि वहाँ के ओनर का मेरे पास कॉल आया था कि मैं वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक वहीं पर भूल आया हूँ, मैं बस उसी को वापस लेने के लिए गया था। और बस यहीं पर पुलिस वालों को गैसी पर शक हो चुका था, क्योंकि पुलिस वालों ने फार्मेसी के ओनर से पहले ही बातचीत कर ली थी। फार्मेसी के ओनर ने उन्हें यह बताया था कि उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया था। इसके बाद पुलिस वालों ने गैसी से एक रिटर्न स्टेटमेंट ली, जिसमें गैसी को अपनी 11 दिसंबर की हर एक मूवमेंट को लिखना था। अब यहाँ पर दिन आ जाता है 13 दिसंबर 1978 का। पूरा का पूरा शक अब जॉन वेन गैसी के ऊपर जा रहा था। अब तो पुलिस वालों ने जॉन वेन गैसी की तलाशी के लिए सर्च वारंट भी जारी कर दिया था। इसके बाद पुलिस वाले जॉन वेन गैसी के घर गए और वहां जाकर उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। और जब वो जॉन के घर की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें वहां से बहुत सारे सबूत मिले और वहां पर पुलिस वालों को बहुत सारी सस्पिशियस आइटम मिली। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों का नाम तो बता सकता हूं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे इस वीडियो पर भी अफेक्ट पड़ेगा। अब ये जो पुलिस वालों को जॉन के घर से चीजें मिली थी, इनमें से तो पुलिस वालों के कुछ बैजर्स होते हैं। उन्हें एक स्टार्टर पिस्तौल भी मिली। स्टार्टर पिस्तौल वो पिस्तौल होती है कि हम जब भी किसी रेस को या फिर किसी गेम को शुरू करते हैं तब उस पिस्तौल को वहां पर चलाया जाता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि जिसमें कहते हैं रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, बस वही वाली गन। अब पुलिस वालों को गैसी के घर के बाथरूम में कुछ इंजेक्शंस भी मिलते हैं और उनके साथ साथ उनकी नीडल भी। पुलिस वालों को जॉन वेन गैसी के घर से बड़े ही अटपटे टाइटल वाली होमोसेक्सुअल किताबें मिलती हैं। उन्हें वहां पर 7 अश्लील फिल्मों की कैसेटें भी मिली और कुछ नशीली दवाइयां भी पुलिस वालों को मिली। और इसी के साथ साथ बहुत सारी अजीब अजीब से और भी कई चीजें मिली, जिनके बारे में ना ही मैं बताना चाहूंगा और ना ही आप लोग समझना चाहोगे, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं क्यों मना कर रहा हूँ। गैसी के बेडरूम में लोगों के बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, जिसके बाद वो लोग गैसी के लॉन्ड्री रूम में जाते हैं और वहां पर उन्हें कुछ छोटे साइज के अंडरवियर्स भी मिलते हैं, जो कि गैसी जैसे मोटे इंसान के पिछवाड़े पर तो घंटा ही नहीं फिट होंगे, यानी कि वो अंडरवियर भी किसी और के ही थे। इसके बाद वो थोड़ा बहुत और सर्च करते हैं उस घर में ताकि उन्हें कुछ और भी मिल जाए और वो लोग फिर गैसी के दूसरे बेडरूम में जाते हैं, जहां पर उन्हें कूड़ेदान में एक फार्मेसी की रिसिप्ट मिलती है और उसी के बगल में उन्हें दिखाई देती है एक नायलॉन की रस्सी। अब इसमें पुलिस वालों का शक तो बढ़ना ही था। इसके बाद क्या होना था, पुलिस वाले जॉन वेन गैसी के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो लोग जॉन वेन गैसी पर सर्विलांस लगा देते हैं, यानी कि जॉन गैसी अब उनकी निगरानी में है। जॉन वेन गैसी अब कहीं पर भी नहीं जा सकता। इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है और इसके पीछे 2 पुलिस वाले छोड़ दिए जाते हैं, जो कि उसको लगातार उस पर नजर बनाए रखें। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जॉन वेन गैसी अब पूरे तरीके से फंसता ही चला जा रहा है। कोइंसिडेंटली उसी दिन इन्वेस्टिगेटर्स को माइकल रोजी की तरफ से एक कॉल आती है। माइकल रोजी वो लड़का है जो गैसी के अंडर ही काम किया करता था। माइकल इन्वेस्टिगेटर के सामने बहुत ही अच्छे हिंट लेकर आता है। वो उन्हें 2 केस के बारे में बताता है जो कि उससे बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं। एक केस होता है गैगरी गॉडजिक का, जो कि एकदम से रातों रात गायब हो गया था, और दूसरा केस होता है चार्ल्स हेड्रोला का, जिसकी बॉडी लोगों को एक नदी में डूबी हुई मिली थी। और ये दोनों केस इसी साल के आसपास ही हुए थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास जॉन वेन गैसी को हथकड़ी लगाकर उसे धक्के से खींच कर लेकर आने के लिए बहुत ही बड़ी वजह मिल चुकी थी। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि मिसिंग हो चुके थे और उनका सामान जॉन वेन गैसी के घर में पाया गया था, जैसे कि उनकी
आईडी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और भी ऐसे छोटे छोटे आइटम जैसे कि अंगूठी या फिर ब्रेसलेट या फिर उसकी वॉच। अब पुलिस वालों ने जॉन वेन गेसी की पूरी जन्म पत्री निकाल दी थी और फिर इसके बाद जॉन वेन गेसी का सच उनके सामने आना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चला कि जॉन वेन गेसी पहले से ही एक बैटरी चार्ज है जिसमें विक्टिम जेफरी निगल ने गेसी पर केस किया था। जेफरी ने रिपोर्ट में यह बताया था कि पहले तो गेसी ने उसे बहला फुसलाकर उसे भंड कर दिया और उसके बाद उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और उसके बाद उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और बाद में उसको अपनी कार से फेंकने से पहले उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से उस पर बैटरी चार्ज का केस लगाया गया था, जिसमें सजा के तौर पर गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन गेसी सिर्फ 18 महीने के अंदर ही पैरोल पर बाहर आ गया था और ऐसा क्यों हुआ ये आपको अभी आगे पता चलेगा। इस बार पुलिस वाले जॉन वेन गेसी की और इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसकी पहली वाइफ के पास जाते हैं। यानी कि जॉन वेन गेसी की 2 शादियां हुई थी, इसका मतलब उसकी 2 पत्नियां थी। तो वो पुलिस वाले पहली उसकी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें वहां पर जाकर जॉन बटकोविच के बारे में पता चलता है और वो एक 18 साल का PDM एम्प्लॉय था, यानी कि पेंटिंग, डेकोरेटिंग एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब यही है कि वो भी वहीं पर काम किया करता था जहां पर जॉन वेन गेसी काम किया करता था, यानी कि वो जॉन वेन गेसी के अंडर काम किया करता था। और एक दिन ऐसे ही ये भी गायब हो गया था। उस वक्त पर पुलिस वालों को छानबीन के तौर पर जॉन बटकोविच की एक कार ही मिली थी जिसमें उसका पर्स था और उसकी चाबियां थी। पुलिस वालों को इसके पिताजी ये बताते हैं कि जॉन ने मुझे ये बताया था कि जॉन वेन गेसी ने इस जॉन को 18 साल के जॉन को 2 दिन की पगार देनी है और उसके एकदम से गायब हो जाने के बाद वो उसके पिताजी उसके हैंडलर यानी कि गेसी के पास जाते हैं, जहां पर गेसी उनसे ये कहता है कि आपके लड़के को ढूंढने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपका लड़का कहीं भाग गया है। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस वालों पर जब दबाव दिया तब पुलिस वाले जॉन वेन गेसी से सवाल पूछने शुरू करते हैं। तब पुलिस वालों को जॉन वेन गेसी बताता है कि हाँ वो मेरे पास आया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ 2 दोस्त आए थे। उन लोगों ने मुझसे पेमेंट भी मांगी थी और हम लोगों ने उस बात को सेटल भी कर लिया था। इसके बाद वो तीनों लोग यहाँ से मेरे पास से चले गए थे और जब से वो जॉन गायब हुआ था उसके बाद से 3 सालों तक उसके पिता पुलिस वालों को 100 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुके थे ताकि वो लोग गेसी पर इन्वेस्टिगेट करें। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को एक बहुत बड़ी लीड मिली। उन्हें गेसी के रूम में एक मैन वेस्ट हाई स्कूल की रिंग मिली थी जिसको ट्रेस करने पर यह पता चला कि ये जो रिंग पाई गई थी ये रिंग जॉन एलन जेस की रिंग है और ये लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ा करता था। पूछताछ में जैस की मां ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि जिस अपार्टमेंट में जैस रहा करता था उस अपार्टमेंट में जैस के साथ साथ कुछ चीजें भी गायब हुई थी और उनमें से कुछ चीजें अब जॉन वेन गेसी के घर पर मिली हैं। अब यहाँ पर दिन आया 16 दिसंबर 1978 का। गेसी पुलिस वालों के साथ यहाँ पर बहुत ही मिलनसार स्वभाव अपना दिखा रहा था। वो जहाँ भी जाता यानी कि बार में जाता, अपने घर में कोई नई नई चीजें बनाता, अपने घर में पार्टी करता तो वो पुलिस वालों को भी इनवाइट किया करता था। उनसे कहता कि तुम भी आओ मेरे साथ खाना खा लो, उनको ड्रिंक ऑफर करता और उनसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था। लेकिन जब भी पुलिस वाले जॉन से रॉबर्ट के बारे में पूछते तब जॉन उनसे कहता कि देखो भाई मेरा तो उस रॉबर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम लोग बस मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बाद में जब यही बात बार बार चलती रहती है तब जॉन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो पुलिस वालों पर ही इल्जाम डालने लगता है कि तुम लोग मुझ पर अब हैरस कर रहे हो और उसने पुलिस वालों को अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की धमकी देना भी अब शुरू कर दिया था। इसके बाद अब पुलिस वाले माइकल रोजी से इंटरव्यू करते हैं। माइकल रोजी वही इंसान है जिसने पुलिस वालों को 2 मर्डर के बारे में बताया था। माइकल ने पुलिस वालों को यह बताया कि जॉन ने जैस की कार बेच दी थी। जॉन ने यह बताया कि जैस को कुछ पैसे चाहिए थे जिसकी वजह से उसने उसको ये कार बेच दी थी। जॉन के द्वारा माइकल को बताई हुई कहानी के हिसाब से जैस को कैलिफोर्निया जाना था और इसी वजह से उसने जॉन को ये कार बेच दी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने जॉन गेसी की कार को सर्च करना शुरू किया, यानी कि उसमें छानबीन करना शुरू करना था। जब उन्होंने जॉन वेन की कार की तलाशी लेना शुरू किया तब उनको वहां पर ह्यूमन हेयर्स मिले, यानी कि वहां पर उनको एक इंसान के
बाल मिले। और फिर उस टाइम पर पुलिस वाले ये फैसला लेते हैं कि अब जॉन गेसी की कार को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इसके लिए उन लोगों ने 3 जर्मन डॉग्स को मंगवाया ताकि वो डॉग्स ये पता लगा सकें क्या इस कार में रॉबर्ट था कि नहीं। जांच शुरू कर दी जाती है और ये जो डॉग्स थे ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सूंघना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक जर्मन शेफर्ड डॉग उस गाड़ी के आगे कंडक्टर सीट पर जाकर लेट जाता है और ये सब देखकर जो उन डॉग्स का हैंडलर था वो इन्वेस्टिगेटर्स को ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि इस कार में रॉबर्ट की बॉडी मौजूद थी। और वहीं पर इस सीन के दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जॉन गेसी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। वो उन दोनों को खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में इनवाइट भी करता है और वो दोनों भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। और बातों ही बातों में जॉन वेन गेसी उन दोनों को अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो उन लोगों को अपनी मैरिज लाइफ के बारे में भी बताता है। जॉन उनको अपने बिजनेस के बारे में भी बताता है और जिसके बाद जॉन उनको बताता है कि वो एक क्लाउन बना करता था। और इन सभी बातों में पुलिस वाले एक बात को रिमार्क कर लेते हैं। वो बताते हैं कि गेसी ने उनसे बहुत ही ज्यादा अजीब बात कही। गेसी उनसे कहता है क्या मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊं? उन पुलिस वालों ने कहा हाँ बताइए। तुम्हें पता है एक क्लाउन ना खून करके भी बच सकता है। अब पुलिस वाले ये चीज सुनकर सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये जॉन वेन गेसी बोल क्या गया। जैसे तैसे करके वो रात निकल जाती है और टाइम आता है 18 दिसंबर 1978 का। पुलिस वालों ने जॉन वेन गेसी पर सर्विलांस तो लगा ही दिया था और इसी सर्विलांस की वजह से वो बहुत ही ज्यादा तनाव में था और उस तनाव के सारे लक्षण उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा थका थका सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आने लग गई थी क्योंकि उसने बहुत दिनों से इसी स्ट्रेस के चलते शेविंग भी नहीं की थी। जहां पर वो पुलिस वालों से पहले बहुत अच्छे से पेश आ रहा था लेकिन वहीं पर वो पुलिस वालों पर भड़कने लग गया था। वो अक्सर पुलिस वालों से बहस करने लग गया था। वो इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा अड़ंगे भी डालने लगा था और अब तो उसमें बहुत ही ज्यादा दारू पीना भी शुरू कर दिया था। और एक दिन ऐसे ही गुस्से में तिलमिलाया हुआ जॉन वेन गेसी अपने वकील के पास जाता है और वहां जाकर वो जॉन वेन गेसी अपने वकील से कहता है कि वो वहां की पुलिस के खिलाफ $7,50,000 का सिविल सूट तैयार करना चाहता है, यानी कि अब वो वहां के पुलिस वालों पर केस करना चाहता है। वो अपने वकील से ये सर्विलांस को जल्द से जल्द हटाने की डिमांड करता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज ही के दिन पुलिस वालों को जॉन गेसी के किचन में एक रिसिप्ट मिलती है और ये भी रिसिप्ट निशान फार्मेसी की है और ये वही फार्मेसी है जहाँ पर रॉबर्ट काम किया करता था। इसके बाद पुलिस वाले इस रिसिप्ट को ट्रेस करते हैं और ट्रेस करने पर किम्बर बायर्स के बारे में पता चलता है और ये किम्बर बायर्स एक 17 साल की लड़की है जो कि रॉबर्ट पीस्ट के साथ वहीं पर उसी फार्मेसी में जॉब करती थी। पुलिस वालों ने अब इस लड़की से पूछताछ करी और पुलिस वालों को उस लड़की ने यह बताया कि 11 दिसंबर को उसने एक जैकेट पहना हुआ था और इसी जैकेट पर उसने ये रिसिप्ट रखी हुई थी। लेकिन 11 दिसंबर की शाम को फार्मेसी को छोड़ने से पहले रॉबर्ट उस लड़की के पास आता है और वहां पर आकर वो उससे वो जैकेट मांगकर पहन लेता है। किम्बरली पुलिस वालों को ये भी बताती है कि रॉबर्ट ने जाने से पहले उसको एक बात बताई थी। रॉबर्ट ने उसे बताया था कि उसने जॉब के सिलसिले में किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए जाना है और यहीं पर जॉन गेसी के बयान का खंडन हो जाता है क्योंकि गेसी ने पुलिस वालों को यह बताया था कि उस दिन उसका रॉबर्ट के साथ कोई भी कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। इसके बाद इसी शाम को पुलिस वाले जॉन वेन गेसी को उठा लाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और इस बार ये गेसी पिछली बार से अच्छा अब इन पुलिस वालों से कोऑपरेट में बात कर रहा था। उसने बताया कि पिछले साल गेसी के कहने पर उसने उसके क्रॉल स्पेस पर 10 बोरे लाइन के छिड़के थे, यानी कि यार अब ये जो क्रॉल स्पेस लाइन है इसका मतलब ये है ये जो जमीन और उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बीच में लोग गैप छुड़वा देते हैं। ये इंडिया में तो नहीं होता लेकिन जो ठंडी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ रहती है वहां पर अक्सर सीलन का खतरा होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बीच में गैप बनवा दिया जाता है। मैंने ये अपनी स्क्रीन पर जो इमेज दिखा रखी है यही इसी को बोलते हैं।
इस बार पुलिस वाले गेसी के घर में दोबारा तलाशी करना शुरू कर देते हैं और इस बार उनको गेसी के बाथरूम से कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है और ये स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी थी। ये स्मेल ऐसी थी कि जैसे कोई जानवर यहाँ पर मरा पड़ा हो और उसकी स्मेल आ रही हो। और वहीं पर ये जो माइकल रोजी था ये पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हाँ कर देता है और ये टेस्ट में बिल्कुल साफ हो जाता है माइकल रोजी का रॉबर्ट पीस्ट के लापता होने में कोई भी हाथ नहीं है। और इन सब के बीच में गेसी ने उससे कुछ काम भी करवाया है तो माइकल उन चीजों से बिल्कुल ही अनजान था। इस जांच के दौरान रोजी ने पुलिस वालों को यह भी बताया था कि गेसी ने उनसे एक बार अपने मकान के नीचे कुछ गड्ढे खुदवाए थे, मतलब वही क्रॉल स्पेस के नीचे, और जब तक कि वो गड्ढा पूरा नहीं खोद दिया तब तक गेसी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला था। और जब पुलिस वालों ने उस रोजी से उन गड्ढों के बारे में पूछा तब रोजी उन्हें यह बताता है कि वो गड्ढे किसी ताबूत के जितने बड़े थे। अब मुझे यहाँ पर यह समझ में नहीं आता कि जो रोजी है ये कितना बड़ा सी था। समझ ही गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक इंसान उससे ताबूत के साइज के बहुत सारे गड्ढे खुदवा रहा है और वो बंदा खोद कर भी दे रहा है। उसे एक बार भी शक नहीं हुआ कि वो उससे क्या काम करवाना चाह रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस सिर्फ रोजी से ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पर डेविड कैन नाम का एक आदमी है जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। डेविड कैन ये वो इंसान है जो कि माइकल रोजी से पहले जॉन वेन गेसी के साथ काम किया करता था। पूछताछ में क्रैन पुलिस वालों को ये बताता है कि आज से 2-3 साल पहले जॉन गेसी ने उसके साथ भी सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की थी और क्रैन भी पुलिस वालों को ये बताता है कि जॉन गेसी ने उससे भी अपने मकान के नीचे गड्ढा खुदवाया था। और जब उसने गेसी से पूछा कि आखिर वो ये गड्ढा किस लिए खुदवा रहा है तब जॉन गेसी ने उसे ये बताया कि वो उसे किसी टेनिस पाइपलाइन के लिए ये गड्ढा खुदवा रहा है। और क्रैन के हिसाब से ये गड्ढा बिल्कुल किसी इंसान की कब्र के बराबर का था, यानी कि उसके साइज का था। अब यहाँ पर 20 दिसंबर 1978 का दिन आया। अब गेसी यहाँ पर अपने एक लॉयर के पास जाता है और वहां जाकर अपने द्वारा पुलिस वालों के ऊपर लगाए गए सिविल सूट के बारे में अपडेट लेता है। गेसी इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और उसने बहुत ही ज्यादा दारू पी रखी थी। वो अपने लॉयर के ऑफिस में गया और वहां पर पड़े हुए न्यूज़पेपर को उठाकर अपने वकील के सामने रख देता है। उस पेपर में रॉबर्ट के मिसिंग होने का आर्टिकल छपा हुआ था और जॉन उस आर्टिकल को पॉइंट करता है और अपने वकील से ये कहता है कि ये लड़का तो मर चुका है। हाँ, ये लड़का तो मर चुका है, मैंने खुद इस लड़के को मारा है। मैं इसके जैसे कई लड़कों का न्यायाधीश रहा हूँ और मैंने खुद से इनकी जिंदगी के फैसले लिए हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं खुद के लिए भी करूँ। गेसी अपने वकील को ये बताता है कि उसने लगभग 30 लोगों को जान से मार दिया है जिनकी डेड बॉडी को उसने अपने घर के नीचे यानी कि क्रॉल स्पेस के नीचे दफना दिया है। और जब उसके घर के नीचे स्पेस कम पड़ गया था तो वो उन डेड बॉडीज को एक नदी के पास ले जाता और वहां पर फेंक देता। गेसी अपने वकील को ये बताता है कि जिन लोगों को भी उसने जान से मारा था वो सब लोग नामर्द थे, वो मर्द के नाम पर धब्बा थे और उन लोगों को जिंदगी जीने का कोई भी हक नहीं था। उसने ये बताया कि वो उन लोगों को पहले हथकड़ी लगाया करता था, वो उन लोगों को फिर बांध दिया करता था, उसके बाद वो उन लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया करता था और एंड में वो उन लोगों को फांसी की सजा दे दिया करता था। और ऐसा करके वो उन लोगों की जिंदगी का खुद को जज माना करता था जो उनकी जिंदगी का फैसला लेता है और इसके बाद वो उनकी डेड बॉडीज को अपने घर के नीचे दफना दिया करता था। और वो ऐसा इसलिए किया करता था कि इस हिसाब से उसके लिए वो लाशें उसकी प्रॉपर्टी हैं। गेसी ने बहुत ही ज्यादा दारू पी रखी है और इस वजह से वो वहां पर अपने वकील के सामने ही उस ऑफिस में ही बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और जब उसको होश आया तब उसका वकील उसको ये बताता है कि उसने नशे की हालत में अपने सारे जुर्म को वकील के सामने कबूल कर लिया है। गेसी अपने वकील की बात को इग्नोर करता है और वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। और ये चीज गेसी अब बहुत अच्छे से समझ जाता है कि उसका जो अब अंत है वो बहुत ही पास आ चुका है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए निकल पड़ता है। गेसी अपने कुछ करीबी दोस्तों के पास जाने लगता है, उनके पास पहुंचता है, उनके गले लगता है और उनको जोर जोर से उनके गले लगकर वो रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने लगभग 33 लोगों को जान से
मार दिया है और अब मेरा अंत बहुत ही करीब आ चुका है। अब ये लोग मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा माइकल और डेविड क्लेन के पास जाता है और वहां जाकर वो उन दोनों को ये बताता है कि उसने अपने वकील के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। माइकल रोजी और डेविड क्लेन, उन दोनों को अब ये पता चल चुका है कि गेसी ने 33 लोगों का मर्डर किया है और ये बात उसने अपने वकील के सामने को बोली है। तो क्लेन अपनी बातों को पुलिस वालों के सामने शेयर कर देता है। इसके बाद गेसी क्लेम से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो चाहता है क्लेम उसको ट्रैक करके उसके पिता की कब्र के पास ले जाए। और दूसरी तरफ पुलिस वाले ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो लोग गेसी को अपनी कस्टडी में लेकर आए, क्योंकि जॉन वेन गेसी अब कुछ भी कर सकता है। वो खुद को भी जान से मार सकता है और वैसे भी उसने ये कहा है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला अब खुद ही लेगा, जो कि जॉन वेन गेसी अब बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है और जॉन वेन गेसी अब कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों को अब यही डर था और इसीलिए वहां की पुलिस अब ये सोचती है कि अब कैसे भी करके जॉन वेन गेसी को छोटे मोटे केस में एक बारी उसे अंदर धर ले, अंदर दबोच ले, उसके बाद वो उसका फैसला करेंगे ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठा सके। और इसके बाद पुलिस वाले उस पर छोटा मोटा केस बनाकर उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वहां पर वो गेसी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। गेसी उन्हें ये बताता है कि उसने पीस्ट को अपने घर के नीचे नहीं दफनाया है, लेकिन हाँ, सेल्फ डिफेंस में उससे एक लड़के का मर्डर हो गया था और उसने उसी लड़के की बॉडी को अपने घर के नीचे दफनाया है। इसके बाद पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और वहां जाकर उसके घर के नीचे खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस घर के नीचे खोदना शुरू कर देते हैं तो पता चला कि गेसी ने डर के मारे पूरे क्रॉल स्पेस में पानी भर दिया था। पुलिस वाले उस पानी के सूखने का इंतजार करने लगे थे और जैसे ही पानी एक बार सूखा तो पुलिस वालों ने सीधा खुदाई करना शुरू कर दी थी। जैसे खुदाई शुरू की ही थी, उन्हें खुदाई शुरू करते ही एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मिलता है और उसके जस्ट बगल में ही उन्हें मिलती है एक इंसानी हाथ की हड्डी। अब पुलिस वालों के पास जॉन वेन गेसी को अरेस्ट करने की बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि हाँ, पुलिस वाले पहले ही एक छोटे से जुर्म में जॉन वेन गेसी को अरेस्ट कर चुके थे, लेकिन अब उनके पास ये वजह बन गई थी कि उसे जेल से ना निकलने दिया जाए, क्योंकि अब वो जॉन वेन गेसी पर मर्डर का चार्ज लगा सकते थे। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि जब थोड़ी सी और खुदाई की गई तो उनको एक इंसानी पैर भी मिला। वहां पर जब पुलिस वालों ने और खुदाई करनी शुरू करी तब पुलिस वालों को वहां पर एक और बॉडी मिली। तो फिर आखिर क्या ही होना था, उन्हें वहां पर एक के बाद एक बॉडीज के कंकाल मिलने शुरू हो चुके थे। और वहीं पर दूसरी तरफ जॉन वेन गेसी को साफ साफ पता चल चुका था कि उसने अपने घर के नीचे जितने भी लोगों को दफनाया था वो सारी लाशें अब पुलिस वालों को मिल चुकी हैं। तो अब उसकी बातों को छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। 22 दिसंबर 1998 का टाइम आ गया। जॉन वेन गेसी अपनी वकील की मौजूदगी में एक बयान देता है, जिसमें उसने बयान में ये कहा कि उसने अपने हाथ से 30 लोगों का मर्डर किया है। गेसी ये बताता है कि वो सब लोग अपनी मर्जी से उसके घर आए थे, जिसमें से कुछ लोगों के नाम उसको याद हैं और कुछ लोगों के नाम वो अब भूल चुका है। गेसी के हिसाब से वो सभी लोग भगोड़े वेश्याएं थे, जिनमें से अधिकांश लोगों को उसने मारकर अपने घर के नीचे दफना दिया था। बाद में जॉन वेन गेसी रॉबर्ट पीस्ट के मर्डर को भी कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसने रॉबर्ट पीस्ट को जान से मार दिया है, जिसकी बॉडी को उसने डेन स्प्रिंग्स की नदी में फेंक दिया था और ऐसा उसने और 4 विक्टिम्स की बॉडी के साथ भी किया है। अब पुलिस वाले गेसी को हर एक क्राइम सीन पर लेकर जाते हैं और वहां जाकर वो उससे शिनाख्त करवाते हैं। आखिरकार जॉन गेसी अब सारा का सारा जुर्म कबूल कर चुका था। गेसी पर अब पूरे के पूरे 33 लोगों के मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। गेसी के वकील ये पूरे कोशिश करते हैं कि वो जूरी के सामने ये कबूल कर सके कि जॉन वेन गेसी दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वो बीमार है और उसने सारे के सारे कत्ल किसी बीमारी के चलते किए हैं। और उन्होंने बताया कि गेसी को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो एक इंसान के अंदर 4 जिंदगी जी रहा है, एक वो जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और दूसरा वो जो सिविल माइंडेड कंस्ट्रक्टर है और तीसरा वो जो एक क्लाउन बनता है और चौथा वो एक पॉलिटिशियन। गेसी के वकील ने वो पूरी कोशिश करी कि गेसी को आसान से आसान सजा दिलवाए। वो ये चाहते थे कि गेसी को जेल में ना भेजते हुए किसी सुधार गृह में भेज दिया जाए, जहां पर उसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट हो। लेकिन अपोजिशन के रहते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। उन लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि गेसी एक स्वस्थ व्यक्ति है।
उसने जो भी किया था वो सब होशो हवास में किया था। वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है। गेसी के वकीलों की पूरी कोशिश के बावजूद भी आखिरकार गेसी को उसके पापों का दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना देने का फैसला किया। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जॉन वेन गेसी जैसे पापी इंसान को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहानी का अंत हो इससे पहले अब मैं आप लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। बैकग्राउंड का मतलब मेरा ये है कि इसके बचपन के बारे में बता देता हूँ कि इसका बचपन कैसा बीता था। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले ही कहा था आज की स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, तो इसीलिए आगे भी सुनिएगा। इसका जो बचपन है ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आगे भी अभी बहुत मजा आने वाला है। जान लीजिए अब गेसी की अर्ली लाइफ के बारे में भी कुछ। जॉन वेन गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 में हुआ था और ये जॉन वेन गेसी अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके पिता का नाम जॉन स्टेनली गेसी था और माँ का नाम मारियन एलन रॉबिन्सन था। उसके पिता पेशे से मैकेनिक थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। गेसी अपने पिता की अपेक्षा से अपनी माँ के ज्यादा करीब था। उसके पिता का उसके साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं था। गेसी के पिता बहुत ही ज्यादा शराबी थे। वो दारू पी कर आते और अपने घर में बहुत ही ज्यादा झगड़ा किया करते थे। वो अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ मारपीट भी किया करते थे। गेसी के पिता कभी भी गेसी को पसंद नहीं किया करते थे। वो हमेशा गेसी को नीचा दिखाया करते थे और अपमानित किया करते थे। उन्होंने बहुत बार गेसी को ह्यूमिलेट भी किया था। उसके पिता उसको ममा बॉय बोला करते थे, यानी कि माँ का लाडला। लेकिन इन सब के बावजूद भी गेसी अपने पिता से नफरत नहीं किया करता था, बल्कि वो अपने पिता को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। वो हमेशा खुद को दोषी माना करता था। उसे ये लगता था कि शायद उसमें ही कुछ कमी होगी जिसकी वजह से उसके पिता उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। गेसी बचपन में वूलवेट था और वो इसी कारण खेल में भी हिस्सा नहीं लिया करता था, जिसकी वजह थी उसकी दिल की बीमारी। और इसी बीमारी के चलते हुए उसे खेलना कूदना बिल्कुल मना था। उसका आधे से ज्यादा बचपन हॉस्पिटल में चक्कर काटने पर ही निकल गया था। लेकिन उसके पिता के हिसाब से वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को बेचारा दिखाना चाहता था। एक बार बचपन में गेसी के पिता को ये पता चला कि उनके लड़के ने और उसके दोस्त ने मिलकर किसी लड़की को छेड़ दिया है, तो उसके पिता ने उसको इतनी बेरहमी से मारा था कि उसके अंदर उसके पिता का इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो अगर कुछ भी काम किया करता था, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, वो अपने पिता को कोई भी काम नहीं बताया करता था। और इसी साल उनके एक फैमिली फ्रेंड ने गेसी को एक ट्रक के अंदर मोलेस्ट भी किया। लेकिन गेसी ने अपने पिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई क्योंकि उसको ये डर था कि उसके पिता इस सारी बातों पर उसको ही गलत समझेंगे। गेसी के बचपन का दोस्त पुलिस वालों को ये बताता है कि गेसी को बहुत ही बेरहमी से उसके पिता मारा करते थे और जब उसके पिता एक बार उसको मार रहे थे तो गेसी चुपचाप मार खा रहा था। उसके मुंह से एक चू तक नहीं निकल रही थी, ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जब गेसी 18 साल का हुआ तब उसने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था। गेसी के पिता हमेशा इन चीजों के खिलाफ थे, लेकिन गेसी इन चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लोग इसके कामों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे और इसकी सराहना किया करते थे। लोगों से इसको वो प्यार मिला जो उसके पिता की तरफ से इसको बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। अब गेसी बड़ा हो चुका था तो उसके पिता उस पर अब हाथ तो नहीं चला सकते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद तो बने रहे। और इन्हीं मतभेद के चलते गेसी एक दिन घर छोड़कर चला गया और वहां जाकर वो एक मुर्दा घर में जॉब करना शुरू कर देता है। गेसी ने वहां पर लगभग 3 महीने काम किया और रात को वो मुर्दा घर में ही सोया करता था। वहां पर वो कभी कभी बॉडीज का निरीक्षण करने वालों के साथ उनका हाथ भी बटाया करता था और उसको इस काम में रुचि भी आने लगी थी। और गेसी रात को उन डेड बॉडीज के पास जाता और वहां जाकर उनको वो छुआ करता था। गेसी को ये काम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके घर से कॉल आ जाता है और वो लोग गेसी को घर वापस आने के लिए कहते हैं। गेसी भी उनकी बात को मान लेता है और वो घर वापस आ जाता है। गेसी पढ़ाई में इतना भी अच्छा नहीं था कि वो अपने हाई स्कूल के एग्जाम भी पास नहीं कर पाता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। 1963 में गेसी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और वहां से उसकी जॉब एक जूते वाली कंपनी में लग जाती है। इसके बाद वो कंपनी गेसी को स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में ट्रांसफर कर देती है और वहां पर उसको एज ए सेल्समैन के तौर पर रखा जाता है। लेकिन कुछ ही समय में गेसी के अच्छे काम को देखते हुए उसको अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाता है और कुछ ही समय में गेसी एक माली
हेलेन मेयर नाम की लड़की से एंगेज्ड हो जाता है, जो कि उसकी कोवर्कर होती है। गेसी अभी जिस जगह पर रहा करता है, यहीं पर गेसी को वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है और इसी साल जॉन वेन गेसी को वहां का थर्ड मोस्ट आउटस्टैंडिंग मैन के तौर पर नामांकित कर देते हैं। यानी कि गेसी की अपनी सोसाइटी में अब बहुत ज्यादा इज्जत बन चुकी है। वहां पर उसने जो भी काम किया उसे वहां पर सक्सेस मिलती रही। और कुछ ही समय बाद गेसी ने अपने पार्टनर मेयर्स के साथ शादी कर ली और उसके बाद वो अपने ससुर के पुराने घर चले गए, जहां पर उसका घर वाटरलू में है। जहां पर गेसी अब रह रहा था, वहां पर गेसी ने एक नीचे बेसमेंट खोल लिया था और वहां पर उसने एक बार बना दिया था ताकि उसके वर्कर वहां पर मौज मस्ती कर सकें। वो वहां पर ड्रिंक करते हैं, पूल खेलते हैं और पार्टीज करते हैं। और वहीं पर गेसी की कुछ होमोसेक्सुअल हरकतें सामने आना शुरू हो चुकी थी। गेसी अक्सर उस क्लब में सिर्फ जवान लड़कों को लेकर आया करता था और जब वो लोग दारू के नशे में भंड हो जाया करते थे, तब गेसी उनके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता था। कई बार वो लड़के गेसी को करते हुए पकड़ लेते हैं, तो गेसी उन्हें कहता है कि वो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा है या फिर वो उन लड़कों को परखना चाहता है। अब ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजरता रहा और गेसी अब यहाँ पर पिता बन चुका था। जी हाँ, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और ये सब होने के बाद गेसी अपने माता पिता के घर जाता है। जब गेसी अपने माता पिता के घर गया, उसके पिता ने गेसी के आते ही सबसे पहले उससे माफी मांगी। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बचपन में किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोचा था वो बिल्कुल गलत था। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। गेसी हमेशा से ही अपने पिता को अच्छा मानता था। इस सब के बावजूद भी गेसी अपने पिता से कभी भी नफरत नहीं कर पाया था। वो अपने पिता को गले लगता है और उनको माफ कर देता है। अगस्त 1967 में गेसी ने एक 17 साल के लड़के के साथ जबरदस्ती की, जिसका नाम डोनाल्ड वॉरिस था। और इसके बाद गेसी ने इसके जैसे कई सारे लड़कों के साथ ऐसा ही करता गया। वो उन लड़कों को पहले दारू पिलाया करता था और उसके बाद उन्हें बहला फुसलाकर उनके साथ संबंध बनाया करता था। अगर कोई उसकी बात का विरोध करता था तो वो उन्हें धमकी दिया करता था। जॉन गेसी को इन चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था और उसका ऐसा करना अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने भी लगा था। और 1 साल के बाद वॉरिस ने अपने पिता को यह बता दिया था कि जॉन गेसी उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। और उसके पिता को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो उसे तुरंत उसी टाइम ही पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और वहां ले जाकर गेसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इसके बाद गेसी पर एक 16 साल के लड़के जिसका नाम एडवर्ड लिंच है, उस पर हमला करने का प्रयास पर आरोप लगाया जाता है। गेसी इस बात का बहुत ज्यादा खंडन करता है। वो एक पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग भी करता है, लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट का रिजल्ट आया तब उसमें साफ साफ पता चल चुका था कि जॉन वेन गेसी झूठ बोल रहा है। लेकिन जॉन गेसी इस बात से साफ इनकार कर देता है और इस बात का पूरा इल्जाम राजनीति पर डाल देता है। वो कहता है कि लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, ये सब उनकी साजिश है। लेकिन फाइनली 10 मई 1968 को गेसी को लौंडेबाजी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन गेसी वॉरिस पर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसने अब उसके खिलाफ केस जो किया था, तो जॉन गेसी एक 18 साल के लड़के को, जो कि उसका कर्मचारी था, वो उसको $300 देता है और कहता है कि वो वॉरिस पर हमला कर दे। और वो लड़का उस बात को भी मान लेता है और वो ऐसा करता भी है। वो वॉरिस पर हमला करता है, लेकिन वॉरिस कैसे ना कैसे करके बच जाता है और वो पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस उस लड़के को पकड़ती है और उससे पूछताछ की जाती है, तब वो बताता है कि ये सारा काम उससे जॉन वेन गेसी ने करवाया था और उसके लिए उसने उसे $300 दिए थे। जिसके बाद पुलिस वाले तुरंत जॉन वेन गेसी को पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं। मुकदमे से पहले जॉन गेसी को एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गेसी दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, क्या वो मुकदमे का सामना कर सकता है भी कि नहीं। डॉक्टर्स ने जॉन गेसी की अच्छे से जांच की और एंड में उन्होंने यही डिस्कशन निकाला कि जॉन गेसी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, वो इस मुकदमे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जॉन वेन गेसी यहाँ पर अरेस्ट हो चुका था। उसके बाद जो रॉबर्ट था, जो उस फार्मेसी में काम किया करता था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, उसका जॉन वेन गेसी मर्डर कर चुका था। और जब जॉन वेन गेसी से पूछताछ की गई, उससे ये पता चला कि उसने जॉन बटकोविच को भी जान से मार दिया था। उसने उसके पिता से झूठ बोला था कि वो घर छोड़कर भाग गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जॉन गेसी ने उसे अपने घर बुलाया और वहां जाकर उसने बटकोविच के साथ भी वही किया जो उसने अपने हर एक विक्टिम के साथ किया था। यानी कि
क्योंकि उसने उसको भी जान से मार डाला था। जॉन गेसी पुलिस वालों को ये भी बताता है कि उसको ये सब करने में इतना ज्यादा मजा आने लगा था कि वो कभी एक दिन में 2-2 कत्ल भी कर दिया करता था। जॉन गेसी अपने द्वारा किए गए हर एक कत्ल को कबूल कर लेता है एंड फाइनली वो अपने मजे के लिए बेकसूर लोगों को मार दिया करता था। अब वो दरिंदा पुलिस की हिरासत में आ चुका था। फाइनली पूरे तरीके से हर एक सबूत पुलिस वालों के पास जॉन वेन गेसी के मौजूद थे। आगे चल के जॉन वेन गेसी का ये केस कोर्ट में बहुत लंबे टाइम तक चलता है। उसको तुरंत सजा नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि उसके जो लॉयर थे वो उसे बचाने की लगातार कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार जॉन गेसी के लॉयर केस हार जाते हैं और जॉन गेसी को मौत की सजा मिल जाती है। कोर्ट ये फैसला लेती है जॉन गेसी को लिथल इंजेक्शन दिया जाए, यानी कि जहर का इंजेक्शन जो उसे दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले से बहुत से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ये बहुत ही आसान सजा थी जॉन वेन गेसी के लिए, क्योंकि ये सजा उसके कोई भी विक्टिम के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन कोर्ट के फैसले किसी की भावनाओं के हिसाब से नहीं चलते। वहां पर ऐसा नहीं होता कि आप लोग कोर्ट को ये सलाह देंगे कि एक मर्डरर को, एक किलर को क्या सजा दी जाएगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए जॉन गेसी को उसे फाइनली की सजा तो मिल ही रही है ना, क्योंकि कोर्ट के ट्रायल के चलते वो अपनी सजा से काफी लंबे टाइम से बचा हुआ था। जो लोग जॉन गेसी की मौत के वक्त वहां पर मौजूद थे वो लोग बताते हैं जॉन गेसी के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। उसने जितने भी पाप किए थे उसे उस बात पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। और तो और जब उससे आखिरी शब्द पूछे गए कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी विश क्या है आखिरी जो हम पूरी कर पाए, तो उसने अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए लोगों से ये कहा कि भाड़ में जाओ। जिसके बाद वो लोग जॉन वेन गेसी को लिथल इंजेक्शन दे देते हैं और फाइनली 10 मई 1994 को सुबह के 12:58 पर जॉन गेसी की मौत हो जाती है। और तुम्हें पता है कि इसी दिन जेफरी डामर को भी बैप्टाइज किया गया था। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जॉन वेन गेसी के लिए ये इतना भी बुरा नहीं था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो और आप लोगों के हिसाब से जॉन वेन गेसी को और क्या सजा मिलनी चाहिए थी? आप अपना ओपिनियन, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरा खुद का ओपिनियन है वो जॉन वेन गेसी को बहुत ही आसान मौत दी गई थी। अब आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भले ही उसके पापा उसे बचपन में बहुत मारा करते थे, पिटा करते थे, लेकिन उसे सोसाइटी ने हमेशा प्यार भी तो बहुत दिया था, उसे सम्मान दिया था। लेकिन उसने सोसाइटी के साथ क्या था, लेकिन उसने आखिरकार सोसाइटी के साथ क्या किया था, आखिर में ये भी तो सोचने वाली बात है। उसे अपनी सारी नाराजगी पिता के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वहीं दूसरी तरफ उसने ना जाने कितने बेकसूर लड़कों को जान से मार दिया था। उसका खुद का होमोसेक्सुअल होना भी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसकी हवस, जिसकी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। तो ये थी जॉन वेन गेसी की लाइफ स्टोरी, उसके किलर बनने की स्टोरी। जो भी था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फटाफट से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मैं एक और नई वीडियो अपने फेस कैम चैनल पर नाइट फाइल्स पर डाल चुका हूं, जाइए और वो वीडियो भी देखिए, वो भी मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @HK5440 को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही चौंका देने वाली हैरतअंगेज वीडियो के साथ।